हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आपका अपने चैनल इन्फो मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज हम निम सेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 वाला, अब हम वो डिस्कस करेंगे। देखो, अब हमने यहाँ पे इसमें क्या लिया, हमने इसमें निम सेट का 2022 का एक्चुअल पेपर लिया, जो पेपर 2022 में आ रखा है। तो उसमें हम अब एप्टीट्यूड, जो हमारा मेंटल एबिलिटी का पोर्शन है या लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है या क्वांट्स का कुछ पोर्शन है, तो हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, हमारे पास जो क्वेश्चन हैं ये 51 से हमने करने हैं 51 to 90। तो हमने 40 क्वेश्चन अब मैथ्स और रीजनिंग के डिस्कस करने हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसको डिटेल में करेंगे कि किस तरह से होगा। ठीक है, आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। पढ़ो जरा क्या लिखा गया। देखो, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 51 में। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 51 की बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि सर ये किस चैप्टर में से दिया गया। देखो क्या लिखा गया, UVWXT आर सिटिंग ऑन द बेंच। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 5 बंदे हैं बच्चे जो किसी बेंच में बैठे हैं। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि सर ये तो कोई पजल होगी। तो हमने क्या करना है, कोई पजल है उसको क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है। देखो क्या लिखा गया, UVWXT आर सिटिंग ऑन द बेंच। 5 बंदे हैं, वो बेंच पे बैठे हैं। देखो क्या लिखा गया आगे, T इज सिटिंग नेक्स्ट ऑफ यू। जो T है वो U के साथ बैठेगा। इसका मतलब ये हो सकता है, अगर मतलब T यहाँ पे है तो U इसके साथ आएगा। या बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि अगर U यहाँ पे होगा तो T इसके साथ रहेगा। उसने बोला कि U एंड T इकट्ठे बैठेंगे, तो हमने इकट्ठे बैठा दिए। आगे देखो क्या लिखा गया, V इज सिटिंग नेक्स्ट ऑफ W। जो B है वो W के साथ ही रहेगा। एक उसने ये बोल दिया कि जो B है वो W के साथ भी रहेगा। ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि B और W इकट्ठे हो जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि W और B इकट्ठे हों। ठीक, तो हमें ये पता चल गया कि T और U इकट्ठे बैठेंगे और जो W एंड B हैं वो इकट्ठे बैठेंगे। किस ऑर्डर में वो आगे देखेंगे। अब पढ़ो बच्चे क्या लिखा गया, W इज नॉट सिटिंग विद X। जो W है वो X के साथ नहीं बैठेगा। तो हमने पेपर में नेगेटिव स्टेटमेंट का ध्यान रखना है। देखो क्या लिखा गया, जो W है वो X के साथ नहीं आना चाहिए। तो हमें बच्चे पेपर में जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसका भी ध्यान रखना है। देखो आगे क्या लिखा गया, आगे लिखा गया हु। अब मुझे बताओ बच्चे, हु किसके लिए। देखो क्या लिखा गया, W इज नॉट सिटिंग विद X। हु होता है साथ वाला। कभी भी पेपर में हु मिलेगा जो कि X इज ऑन लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। भाई जो भी X है वो लेफ्ट एंड पे बैठेगा। इसका मतलब हमारे 5 बंदे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने 5 बंदे फिक्स करने हैं, तो बच्चे ये हमारा कौन सा हुआ, ये लेफ्ट एंड हुआ, और ये हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा राइट एंड हुआ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसने सीधा सीधा ये लिखा, क्या लिखा कि भाई जो X है वो लेफ्ट एंड पे ही बैठेगा। तो हमारा लेफ्ट एंड कौन सा, ये। तो इसका मतलब हमारा X यहाँ पे क्या होगा बच्चे, फिक्स हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चे, जब तक हमें फिक्स स्टेटमेंट नहीं दी जाती हम कुछ बोल नहीं सकते। तो उसने बोला कि जो X है वो लेफ्ट पे रहेगा, तो मैंने क्या किया, X को यहां पे फिक्स कर लिया। इसमें तो कोई इश्यू नहीं। अब पढ़ो आगे क्या लिखा गया। देखो, V इज सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट। जो V है वो सेकेंड पोजीशन पे है। कहां से सेकेंड पोजीशन है, फ्रॉम द राइट। राइट देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड। अब बच्चे उसने बोला कि राइट से, तो ये हमारा राइट हैंड है। राइट, ये फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट। तो B हमारा बच्चे यहां पे बैठेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या लिखा गया, आगे कहता T इज राइट ऑफ U एंड X। जो T है, जो बच्चे T है वो कहां पे बैठेगा, U और X के राइट साइड पे बैठेगा। U और X के राइट साइड पे कौन बैठेगा, T बैठेगा। इसमें तो कोई इश्यू नहीं। इसका मतलब U और X हमारे इधर होंगे, T राइट साइड होगा, इस वाली साइड होगा। इसमें कोई इश्यू नहीं। अब पढ़ो आगे क्या लिखा गया, T एंड B आर सिटिंग टुगेदर। जो T एंड B हैं वो क्या होंगे, इकट्ठे बैठेंगे। देखो बच्चे, T और B कहां पे बैठेंगे, इकट्ठे। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक तो हमारा ये है कि U और B इकट्ठे बैठेंगे, T और B, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि B यहां पे आ सकता है। डन। आगे उसने लिखा कि T और B इकट्ठे हैं। अगर T यहां पे होगा तो बच्चे B यहां पे हो सकता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये तीनों बंदे हमारे क्या होंगे, फिक्स होंगे। अब उसने बोला कि U और V और W इकट्ठे हैं। अगर V यहां पे है तो W हमारा कहां पे, यहां पे रहेगा। अब आगे अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे B यहां पे है तो W हमारा कहां पे आएगा, इस जगह पे आएगा। इसमें तो कोई इश्यू नहीं। डन। अब देखो, अब मुझे बताओ कि मैंने इसमें फिक्स करना है कि भाई ये 4 बंदे ये हैं और 4 बंदे ये हैं। X तो हमारा फिक्स ही है, तो किसको फिक्स करें। सेकंड में उसने ये भी बोला कि जो B है वो सेकंड पोजीशन पे रहेगा। तो बताओ ये केस बनेगा या दूसरा। इसका मतलब B सेकंड पे आना चाहिए। ये केस गलत हो जाएगा, तो हमें ये बिठाने हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दो बच्चे, U लिख दो, T लिख दो, V लिख दो और W लिख दो। तो यही हमारा आंसर है। इसमें तो कोई इशू नहीं। देखो ये हमारी अगर डायग्राम बनी, इससे कुछ मर्जी निकालते रहो। क्या पूछा गया,
इन विच पोजीशन टी इज सिटिंग, कि भाई जो टी है वो कहां पे बैठेगा, टी कहां पे बैठा है, देखो टी इज सिट बिटवीन u एंड v, जो t है कहां पे बैठेगा, बिटवीन u एंड v, तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, d। देखो जो बच्चे d पे टिक लगाएगा उसी को मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारी बेसिक सी पजल थी, ठीक। लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चे क्या लिखा गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 52, पढ़ो जरा क्या लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 52 है, ये बताओ मुझे ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ कि जो 52 क्वेश्चन है ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये एक हमें सीरीज दे रखी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सीरीज है, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कौन सी सीरीज है, DNN, एक हमारी DNN लिखा गया, एक अपना क्या लिखा गया, FQQ लिखा गया, ठीक। आगे क्या लिखा गया बच्चे, आगे गैप है, तो आगे देखो क्या लिखा गया, HTT, तो यहाँ पे बच्चे HTT लिखा गया और आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे गैप और आगे लिखा गया LZZ। अब ये चीज समझो बच्चे, ये एक मिसिंग सीरीज है, हमें इस सीरीज को कंप्लीट करना है। देखो बच्चे कभी भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे तो हमने क्या करना है, तो आप क्या करो, इसको बोलते हैं मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज का क्या मतलब है, तीन सीरीज इकट्ठी चल रही है। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, पहले वाला फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ देखो, ऐसे ही सेकंड वाले के साथ थर्ड वाले। फर्स्ट वाले का क्या मतलब है, मैं आपसे क्या बोलूं, देखो क्या करो, ये फर्स्ट है, डी की नंबरिंग कितनी 4, तो हमें बच्चे पहले A to Z अच्छे से नंबरिंग याद होनी चाहिए। मुझे पता है कि डी किस नंबर पे 4, F फिक्स 6 होगा, H 8 होगा, यहाँ पे मुझे फर्स्ट नंबर, L कितने नंबर पे होता है बच्चे, L 12, तो मुझे A to Z नंबरिंग याद होनी चाहिए। देखो क्या करो, इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना 2, इनका डिफरेंस कितना 2, इसका डिफरेंस कितना 2, 8 और 2 कितना 10, 10 और 2 इज 12, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे 10 आएगा। इसमें तो कोई इशू नहीं। 10 किस नंबर पे होता है, 10 पे कौन होगा ये बताओ मुझे, 10 EJ, तो जो हमारा यहाँ पे आएगा J, तो इस नंबर पे हमारा J रहेगा। बच्चे सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये चेक कर लो कि क्या कोई ऐसी ऑप्शन तो नहीं है जिसमें J आ रहा है, कोई है, देखो J तो बच्चे हर जगह पे आ रहा है, इसका मतलब अब हमें A आंसर नहीं होगा, तो इसका मतलब अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सीरीज देखो क्या लिखा गया, नेक्स्ट हमारी सेकंड, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेकंड वाले के साथ देखेंगे। N 14 है, Q का कितना होता है बच्चे, Q का 17 T का बच्चे कितना होगा 20, और आगे मुझे यहाँ पे नंबर लिखना है, और Z हमारा कितना होता है बच्चे 26। जितनी जल्दी नंबरिंग याद होगी उतना अच्छा होगा, तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिखी। देखो इनका गैप कितना, 3 का, इनका गैप कितना 3 का, इनका गैप कितना होगा 3 का, 20 और 3 कितना 23 में अगर 3 ऐड करो कितना होगा 26, तो 23 पे हमारा क्या, देखो ऑप्शन चेक कर लो कि 23 पे हमारा क्या आएगा। तो बताओ मुझे 23 पे क्या रहेगा, XYZ। अगर मान लो कि XYZ, तो यही होता है कि 24 है और ये 25 है और ये 26 है, तो यहाँ पे क्या आएगा WXYZ, तो W कितना होगा बच्चे 23। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, W आना चाहिए, JW। ऑप्शन चेक कर लो क्या JW वाला कोई है, देखो यहाँ पे JWA, ये तो गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, तो आंसर क्या आएगा अपना A ऑप्शन। देखो बच्चे सीधा सीधा लिखा गया, तो आंसर रहेगा अपना A ऑप्शन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ये बात सिंपल समझ आई, डन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जरा। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया, पढ़ो 53 में क्या लिखा गया क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम्स, सिनोनिम, चलो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है फिर भी बेसिक क्वेश्चन है, बता देता हूं क्या लिखा गया। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ डिबेक्कल, तो डिबेक्कल का सिनोनिम्स क्या होगा। तो बच्चे ये तो इंग्लिश का बेसिक क्वेश्चन है, डिबेक्कल का क्या मीनिंग है तो हमें पता, सिनोनिम मतलब सेम, डिबेक्कल का क्या मीनिंग है। देखो डिबेक्कल का मतलब होता है बच्चे कंप्लीट फेलियर, एक कंप्लीट फेलियर स्पेशली इन द बैड प्लानिंग। इसका मतलब डिबेक्कल का मतलब कोई फेलियर हो गया, मैंने कोई प्लानिंग की, मैं किसी प्लानिंग में फेल हो गया, तो हमें इसका क्या बताना है, सेम वर्ड, तो इसका सेम वर्ड क्या रहेगा, कैटाफोस, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, खुद करोगे, ठीक है। आ जाओ अब पढ़ते हैं आगे जरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ो जरा क्या लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चे 54, देखो क्या लिखा गया बच्चे 54 में, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, अभी मैंने ये बताया था कि एक हमारी क्या होती है सीरीज, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। तो इस सीरीज को कौन सी सीरीज बोलते हैं, देखो बच्चे दो तरह की सीरीज होती है, एक होती है नंबर सीरीज और एक हमारी होती है अल्फाबेट सीरीज। तो हमारे पास दो तरह की सीरीज है, तो ये हमारी कौन सी सीरीज है, अल्फाबेट। मैं क्या बोलूं कि अल्फाबेट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, A to Z हमें नंबरिंग याद हो कि R किस नंबर पे आता है, S किस नंबर पे आता है, Q किस नंबर पे। जितनी जल्दी नंबर याद होंगे उतनी
इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड नंबर को जल्दी पढ़ता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डन, आ जाओ अब पढ़ते हैं क्या लिखा गया। देखो बच्चे, अगर मैं सीरीज देखूं, सीरीज ये लिख रखी है, तो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन है HEC, नेक्स्ट क्वेश्चन है JGC, नेक्स्ट क्वेश्चन है LIG और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा NKI। अब हमने क्या करना है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जरा क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन है आगे, अगर हम ये देखें ना, H का नंबर बच्चे कितना होगा। पहले मैंने क्या बोला कि कभी भी ऐसी सीरीज आएगी, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ देखो, सेकंड वाला सेकंड वाले। फर्स्ट वाले का क्या मतलब, देखो ये बच्चे H है, ये J है, ये L है, ये N है, तो फर्स्ट वाला देखो H कितना बच्चे 8, J कितना बच्चे, J का नंबर इजोटी 10 से, L कितना बच्चे 12, N कितना 14। तो आगे यहाँ पे क्या आना चाहिए, बताओ जरा क्या आना चाहिए, डिफरेंस। देखो 8 और 2 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, इसमें भी कितने का डिफरेंस है, 2। 14 और 2 कितना रहेगा बच्चे 16। तो 16 पे क्या आएगा अपना P। ऑप्शन चेक कर लो, कहीं कोई P से तो नहीं शुरू हो रहा। देखो P से, देखो बच्चे सिर्फ एक ऑप्शन है जो P से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब हमें सारा निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हैं। सेकंड वाला सेकंड सीरीज के साथ देख लो, ऐसे ही बच्चे थर्ड वाला थर्ड सीरीज के साथ देखेंगे, बट हमें तो आंसर निकालना है, हमें ध्यान रखना है इन चीजों का। इसका मतलब हमें सिर्फ फर्स्ट वाला निकाल लिया तो आंसर क्या रहेगा, सेकंड। ठीक, आ जाओ अब पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा क्या लिखा गया। पढ़ो बच्चे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया। क्वेश्चन है रिप्लेस द क्वेश्चन विद एप्रोप्रिएट इमेज। अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं ये कौन सा चैप्टर है, ये किस में से दिया गया, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद एप्रोप्रिएट इमेज। इसका मतलब यह है कि बच्चे एक हमारे पास चैप्टर है एनालॉजी, तो एक हमारा चैप्टर होता है एनालॉजी। एनालॉजी में बच्चे हम क्या पढ़ते हैं, एनालॉजी में हम पढ़ते हैं सिमिलर वर्ड्स, जो हमारे सिमिलर चीजें होती हैं। अब एनालॉजी का क्या मतलब है कि जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ रहेगा वही दूसरे का पहले के साथ रहेगा, जो पैटर्न यहां पे बन रहा होगा वही पैटर्न हमारा यहां पे बन रहा होगा। अब मुझे बताओ कि क्या चीज समझ आ रही है इसमें देख के। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा क्या है, ये तो पेंट, हमारा जो पेंट वाला क्या है डब्बा है, और ये हमारा क्या है बच्चे ब्रश है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ब्रश के साथ पेंट क्या रिलेट कर रहे हैं आपस में, कि एक पेंट वाला है और एक ब्रश है, हम क्या करेंगे पेंट करेंगे ब्रश से। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी जो नीडल होती है, जो अपनी जो रील है जिसमें अपने स्टिचेस वाली रील होती है वो दे रखी है। अगर मैं बोलूं कि अगर इसका क्या रिलेशन है, सेम इसका जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही इसका इसके साथ होना चाहिए, तो क्या बनेगा बताओ जरा क्या बनेगा। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन बाय ऑप्शन देखो बहुत इजी हो जाते हैं। क्या दे रखे ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में क्लियरली नीडल दे रखी है। अगर मैं इसकी बात करूं, ऑप्शन में क्लियरली नीडल दे रखी है बच्चे, नीडल। देखो ये तो सीधा सीधा यही तो आंसर है अपना, नीडल ही। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि नीडल कहां पे क्या लिखा गया, आ जाओ देखो यहां पे हमें एक नीडल दे रखी है। देखो क्वेश्चन ये था ब्रश का पेंट के साथ रिलेशन, तो सेम रिलेशन नीडल का किसके साथ होगा, अपना जो अपनी रील है उसके साथ होगा। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे क्या आनी चाहिए, नीडल आनी चाहिए। तो यही हमारा आंसर था, तो डी ऑप्शन में हमारा नीडल बना हुआ है। इसमें तो ये तो बहुत ईजी है, तो फ्री के मार्क्स हैं। ठीक, लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया, आ जाओ पढ़ो जरा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। अब आ जाओ, सेम कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे सर ये तो एनालॉजी है। सिंपल, क्या लिखा गया, कहता ऑड वन आउट। तो हमें क्या निकालना है, इसमें से ऑड वन, इसमें अलग कौन है ऑड। अगर मैं पढ़ूं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखो बच्चे एक ड्राइविंग है, एक सेलिंग है, एक डाइविंग है, एक स्विमिंग है। अगर मैं सोचूं कि स्विमिंग पानी में स्विमिंग होगी, डाइविंग हमारे पानी में चलती है समुद्र में, सीलिंग ये भी हमारा पानी में, बट ड्राइविंग तो हमारी किस पे होती है, रोड पे। देखो क्या लिखा गया, क्वेश्चन ये है कि ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब बच्चे यह होगा कि जो आपको अलग अलग है। ऑड वन आउट लिखा जाता है कि जो इन चारों में से आपको अलग अलग रहा है। तो इसमें से क्लियरली दिख रहा है कि क्या आएगा, ड्राइविंग। तो हमारा क्या रहेगा, ड्राइविंग इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चे, ए, क्योंकि ये सारे पानी समुद्र के साथ रिलेटेड हैं या पानी के साथ। जो ड्राइविंग है वो रोड पे कर सकते हैं, सिंपल। अब लिखो जरा नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा गया। देखो नेक्स्ट पढ़ो बच्चे 57 क्वेश्चन में क्या लिखा गया। डन, देखो 57 में लिखा गया, आ जाओ क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द पेयर, कौन सा पेयर विच आर रिलेटेड टू सेम वे एज कैपिटलाइज्ड वर्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर। लो क्वेश्चन ये है कि भाई जो फ्रूगल का रिलेशन इसके साथ है ना, देखो फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि थोड़ी सी हमें इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये हमारे इंग्लिश का पार्ट है, इसमें थोड़ा सा हमें मीनिंग्स पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है किसी चीज का कम होना, स्मॉल। फ्रूगल होता है स्मॉल पोर्शन। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वेगेंट होता है एक्स्ट्रा ज्यादा, ये होता है हमारा सरप्लस। ठीक,
इसका मतलब एक कम है एक ज्यादा है, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बिल्कुल। तो ऐसा पेयर देख लो जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव हो। अगर मान लो कि क्रिटिसाइज करना नेगेटिव, एडवोकेट मतलब पॉजिटिव, तो आंसर क्या रहेगा? डी स्टेटमेंट। ठीक है, तो इंग्लिश का थोड़ा पोर्शन देख लेना। डन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58। क्या लिखा गया बच्चे 58 में? 58 क्वेश्चन पढ़ो। लिखा गया आइडेंटिफाई द 6th नंबर। कहता भाई 6th नंबर क्या होगा? देखो ये कौन सी सीरीज है? ये नंबर सीरीज है। एक सीरीज दे रखी है बच्चे, उसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। देखो क्या लिखा गया क्वेश्चन है बच्चे अपना 6, 11, 21, 36, 56 और आगे क्या आएगा? गैप आएगा। अब पढ़ो, देखो बच्चे क्या करना है, मैं कह रहा हूं कि एक सीरीज दे रखी होती है, ऐसी सीरीज में सबसे पहले बच्चे आपने क्या सोचना होता है? सबसे पहले हमने सोचना होता है डिफरेंस, क्या मैं इसका डिफरेंस करके कुछ निकाल सकता हूं? उसके बाद हमने सोचना होता है डबल डिफरेंस, डिफरेंस करके कुछ बना तो डबल डिफरेंस कर लो। उसके बाद हम क्या सोचते हैं बच्चे? कोई स्क्वायर तो नहीं बन रहा। उसके बाद हम सोचते हैं कोई क्यूब तो नहीं बन रहा, या स्क्वायर -1 या क्यूब -1, या कोई चीज मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, या कोई चीज डिवाइड तो नहीं हो रही। तो इतने से कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है जो हमें आने चाहिए। तो बच्चे देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि सिंपल, अगर मान लो कि इसका डिफरेंस कितना 5, इसका डिफरेंस कितना 10, इसका डिफरेंस कितना 15, इसका डिफरेंस कितना बच्चे 20, तो जो नेक्स्ट आएगा कितना डिफरेंस आना चाहिए? देखो ये तो हमारी सीरीज बन गई 5, 10, 15, 20, तो नेक्स्ट कितना आएगा? 25। तो बच्चे क्या करो, देखो 6 में 5 ऐड किया 11, 11 में 10 21, 21 में 15, 36 में 20 ऐड किया 56, तो 56 में बच्चे 25 ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा 81। तो यही बच्चे हमारा आंसर है 81। देखो आंसर बी ऑप्शन 81, इसमें तो कोई इश्यू नहीं। डन, ठीक है। देखो ये बहुत बेसिक पेपर है, बेसिक पेपर दिया गया। अच्छा पढ़ो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो जो सीरीज है बहुत बेसिक सीरीज दी गई, हमें चीजें आनी चाहिए। अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। पढ़ो जरा नेक्स्ट, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया। देखो बच्चा 59 पे आ जाओ। क्या लिखा गया? लुकिंग एट द पोर्ट्रेट। ये पहले मुझे बताओ कि किस चैप्टर में से क्वेश्चन है? लुकिंग एट द पोर्ट्रेट, मनु सेट। बच्चे ये कौन सा क्वेश्चन है? अपना ब्लड रिलेशन का। तो हमारा एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया किस में से दिया गया? ब्लड रिलेशन में से। पढ़ो बच्चे क्या लिखा गया। कहता लुकिंग एट द पोर्ट्रेट, मनु सेड, मनु कहता, पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करते हुए मनु कहता। देखो समझो क्या लिखा गया। क्या लिखा गया? लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमन, मनु सेड। अब कौन बोल रहा है? मनु। देखो मैं मनु हूं, मुझे पोर्ट्रेट, मुझे सामने एक तस्वीर दिख रही है, मैं तस्वीर के तरफ इशारा करते हुए, मैं मनु हूं, सामने मुझे तस्वीर दिख रही है, मैं बच्चे तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा हूं कि जो तस्वीर है वो कौन है, जो तस्वीर वाला बंदा है वो कौन बंदा है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, पढ़ो जरा क्या लिखा गया क्वेश्चन। आ जाओ। कहता लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन, मनु कहता, मनु बोल रहा है, जो बंदा बोल रहा है पहले उस पे फोकस करेंगे। मनु, मान लो भाई यहां पे है अपना मनु, मनु ये एक मनु है। मनु कहता, मनु क्या बोल रहा है? अब मनु के बारे में सोचते हैं। मनु क्या कहता है? मनु कहता हर मदर, हर मदर। देखो मैं एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा हूं, पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करके कि हर मदर, जो बंदा तस्वीर में है उसकी माता, हर मदर तस्वीर वाले बंदे की माता। इसका मतलब मैं जो वुमेन है उसकी बात कर रहा हूं। लो, इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक पोर्ट्रेट है, जो हमारा पोर्ट्रेट है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये जो पोर्ट्रेट है, जो पोर्ट्रेट वाली वुमेन है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखो बच्चे, जो पोर्ट्रेट वाली वुमेन है मैंने यहाँ पे बनाई कि भाई जो तस्वीर है ना, तस्वीर की माता, उसका पिता, उसकी माता, इस तरह से जो पोर्ट्रेट है। अब उसने बोला कि हर मदर, हर मतलब किसकी? तस्वीर वाली जो लड़की है, जो पोर्ट्रेट है उसकी मदर, हर मदर, हर मतलब गर्ल है, हर मदर। लो जी, इसकी माता, तो इसकी मदर तो कैसे बनेगी बच्चे? ऊपर, तो हर मदर। अब हम यहाँ पे पहुंच गए। कहता हर मदर, देखो हर मदर क्या लिखा गया? हर मदर इज वाइफ ऑफ, हर मदर इज वाइफ। कहता जो तस्वीर है उसकी जो माता है ना, वो मेरी क्या लगती है? तस्वीर वाली जो लड़की है उसकी जो माता है मेरी क्या लगती है? देखो क्या लिखा गया? इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। माई मतलब मैं अपने, मेरे फादर की सन। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, जो मेरा फादर है, माई फादर, माई फादर्स, जो मैं हूं ना यहाँ पे, मेरा जो फादर है, ठीक, फादर्स सन। देखो मैं मनु हूं, मनु का जो फादर, जो मेरा फादर, उसका सन, इसका कोई और सन भी हो सकता है। तो सन, मैं बोलूँ कि मेरा जो फादर है उसका सन, मेरे फादर के 2 बच्चे भी हो सकते हैं ना, बट साथ में ये लिखा गया आई हैव नो ब्रदर और नो सिस्टर। इसका मतलब मनु अपनी बात ही कर रहा है। मनु कह रहा है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, जो मेरा फादर है, ठीक, जो फादर का सन मनु, ठीक है, जो मनु की वाइफ है, जो मनुज वाइफ। देखो क्या लिखा गया? हर मदर, जो उसकी मदर है, जो पोर्ट्रेट में है उसकी माता, उसकी मदर, मदर की क्या लिखा गया? इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन।
मनु कहता जो मेरा फादर है, जो उसका सन है, जो उस देखो माई फादर सन द वाइफ, जो मेरे सन है जो उसकी वाइफ है, जो मेरा मैं यहाँ पे हूँ, जो मेरा फादर है जो फादर का सन है, जो उसकी वाइफ है, जो उसकी वाइफ है वो कौन है, वो पोर्ट्रेट वाले की माता है, जो पोर्ट्रेट वाले की ये क्या है, मदर। तो हमने इसको क्या किया बच्चे, कंबाइन कर लिया। अब देखो क्या लिखा गया, whose portrait was मनु लुकिंग एट। तो मनु किसकी तरफ देख रहा है, देखो ये हमारा मनु है, मनु, ये मनु की क्या हुई, वाइफ, ये वाइफ की बेटी, इसका मतलब ये क्या हुई, ये मनु की क्या हुई, डॉटर हुई, तो हिज डॉटर। तो जो मनु है वो अपनी डॉटर की ही बात कर रहा है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। इसमें तो कोई इश्यू नहीं किसी को बच्चे, ये बात सिंपल समझ आई, डन। ठीक है, आ जाओ पढ़ो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। देखो जरा पढ़ो, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा गया, 60। आ जाओ देखो 60 और 61। देखो अगर मैं 60 की बात करूं, फिर हमें थोड़ा सा वही मैंने क्या बोला, इंग्लिश के थोड़े से, इसमें थोड़े से इंग्लिश के एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई इश्यू नहीं। देखो क्या लिखा गया, पढ़ो बच्चे। कहता सिलेक्ट द पेयर विच आर रिलेटेड टू सेम वे एज द कैपिटल, जो हमारे कैपिटल वर्ड है, विच आर रिलेटेड टू, जैसे कैपिटल वर्ड रिलेट कर रहे हैं वैसे यहाँ पे रिलेशन बनना चाहिए। सिंपल सी बात है। क्या रिलेशन है इसमें, देखो अगर मान लो कि बच्चे एक बटरफ्लाई है और एक फ्रीडम है, क्या रिलेशन है, बटरफ्लाई फ्रीडम क्या रिलेशन है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो बटरफ्लाई है वो क्या करती है, फ्रीडम, बटरफ्लाई को इतनी फ्रीडम है कि वो कहीं भी जा सकती है, इसका मतलब ये हमारा फ्री वर्ड हुआ, ये हमारा अगर बोलो कि ये बहुत, इस पे कोई एलिगेशन नहीं है, ये बटरफ्लाई कहीं मर्जी जा सकती है, ये हमारा क्या हुआ, फ्रीडम। तो सेम अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में मुझे कोई ऐसा चीज बताओ जिसको सेम रिलेशन बनाती हो, कि बटरफ्लाई क्या कर सकती है, फ्रीडम, कहीं पे भी मूव कर सकती है। देखो एक अगर मैं बोलूं कि सेल्फ रेलिएंट, इसका क्या मतलब होता है, जो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है उस, जो इंडिपेंडेंट है वो वेंसी। देखो वेंसी का काफी मीनिंग्स होते हैं, इसका मतलब हो गया फ्रीडम, इसका मतलब कहीं घूमना फिरना, इसका मतलब हो गया कोई जो हमारी एक वेंसी होती है, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना वेंसी फोर्स, तो वो जो फ्लोट करना होता है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फ्लोट करना, सिंपल सही है। जो इंडिपेंडेंट वर्ड है वो कहीं पे भी फ्लोट कर सकता है, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक, थोड़ा इंग्लिश के वर्ड है, ये खुद देख लेना। डन, आ जाओ। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो जरा, नेक्स्ट क्या लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। देखो बच्चे क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। देखो बच्चे आ जाओ जरा 61 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ते हैं। 61 में क्या लिखा गया, पढ़ो जरा। 61 कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, पहले मुझे ये बताओ। देखो ये दे रखा है, कहता है इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोलकाता इज रिटन एज इतना। जो कलकत्ता है इसका कोड ये दे रखा है, मुंबई का कोड, ये तो हमारा एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, तो इसका मतलब कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखो बच्चे, कलकत्ता का कोड क्या दे रखा है, इतना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ KOLKATA, जो कलकत्ता है इसका कोड क्या दे रखा है, LPUB दे रखा है। कलकत्ता का कोड बच्चे ये दिया गया। ठीक, पढ़ो जरा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले कभी भी बच्चे पेपर में ऐसे क्वेश्चन बने तो हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग। क्यों, क्योंकि हमारा माइंड नंबर को जल्दी पढ़ता है, तो हमें नंबरिंग याद होनी चाहिए। देखो K का कितना 11, O का 15, L का कितना 12, K 11, A1, T 20 और A1, ऐसे ही L का 12, P कितना 16, M 13 और ये 12, ये हमारा P का 16, यहाँ पे हमारा U अंडर 21 और B का क्या रहेगा, 2 रहेगा। ये बताओ जरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये बताओ जरा इसमें। अब देखो बच्चे क्या चल रहा है यहाँ पे, अगर मैं अच्छा KOL के यहाँ पे O है बच्चे, है ना, तो यहाँ पे 15। अब एक पैटर्न ढूंढो, जो पैटर्न पहले में लगेगा वही हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके ऊपर लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे 11 से कितना हो गया 12 +1, यहाँ पे 15 से कितना हो गया 16, तो ये +1, तो ये +1। तो बच्चे हर क्वेश्चन में क्या चल रहा है, 20 से 21, 1 से 2, इसका मतलब +1 चल रहा है। हर क्वेश्चन में +1 चल रहा है। तो जो हमारा पैटर्न बना, तो बच्चे क्या बना, +1 पैटर्न बना। तो आप क्या करो, जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मुंबई, तो इसमें क्या करना है, +1। अगर मैं बोलूं कि भाई क्वेश्चन पूछा गया MUMBAI, तो बच्चे मुंबई का कोड क्या रहेगा, तो हमें क्या निकालना है बच्चे, मुंबई का कोड। मुंबई का देखो क्या आएगा, नंबर देखो M13 अंडर 21, M13 B2 A1 I नो। तो क्या करो बच्चे, 1 इसमें ऐड कर दो। अगर इसमें 1 ऐड करोगे, इसमें 1 ऐड करोगे, सभी में क्या करोगे, सेम पैटर्न। जो पैटर्न हमारा यहाँ पे रहेगा वही पैटर्न हमारा यहाँ पे रहेगा। लिखो जरा, तो ये कितना आएगा, 14 आएगा, ये 22 आएगा। इसका मतलब हमें बच्चे नंबरिंग क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डन। देखो 14 किस पे, ये E के O N14। ठीक, आगे
देखो ये चेक कर लो कि कोई n से तो नहीं शुरू हो रहा। देखो इसका मतलब n यहाँ पे, n यहाँ पे, n यहाँ पे, इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। आगे देखो, आगे कितना b y n इतना, 3 पे कौन होगा, a b c। देखो ऑप्शन सारा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मुझे पता लग गया इतना कि n v n c। आगे क्या होगा, ये b है और ये हमारा 10 j, तो यही आंसर है। तो ये हमारा क्या आएगा, c हमारा आंसर रहेगा। ये बताओ जरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, डन, ठीक है। आगे पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 62। क्या लिखा गया, क्या रिलेशन है 62 का, पढ़ो जरा क्वेश्चन 62 में क्या लिखा गया। देखो बच्चे अगर मैं 62 की बात करूं ना, 62 में लिखा गया कि भाई मेल्ट लिक्विड, मेल्ट लिक्विड फ्रीज क्या होगा, मेल्ट लिक्विड तो फ्रीज क्या होगा, मेल्ट लिक्विड क्या कोई है रिलेशन। अगर मैं आपसे बोलूं, कोई आपसे बोले कि सर मेल्ट है और यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड। मेल्ट कौन करता है, अगर मतलब कोई मेल्ट कौन करता है, लिक्विड क्या होता है बच्चे, मेल्ट करता है, लिक्विड हमारा मेल्ट। तो फ्रीज क्या करेगा, कौन फ्रीज कर देता है, कौन जम गया, जो कोई सॉलिड चीज होगी वो क्या करेगी बच्चे, फ्रीज करेगी। इसका मतलब क्या आंसर आएगा इसका, सॉलिड। तो सीधा सीधा ऑप्शन में सी दे रखा है, तो सी इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकंड। इसमें तो कोई इश्यू नहीं। ये बताओ जरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, डन। तो इसका आंसर क्या आएगा, सॉलिड। पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 63। देखो जरा क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ते हैं इसमें। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 63 में क्या करना है हमें, क्वेश्चन है अपना फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स। वेरी गुड। तो ये हमारा एक टॉपिक है काउंटिंग द फिगर। तो बच्चे उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हमें ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ स्क्वेयर्स बताओ, हमें ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताओ, हमें ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ, या हमें ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट लाइन बताओ। तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ स्क्वेयर्स निकालने आने चाहिए, रेक्टेंगल निकालने आने चाहिए, स्ट्रेट लाइंस आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन किसका पूछा गया, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स। अब पढ़ो बच्चे, अगर हम ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो देखो क्या करना है। मान लो ये हमारा क्वेश्चन बना हुआ इससे, तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे देखना है, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स। लो जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इतना ही क्वेश्चन होता, देखो जो ये क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इतना ही क्वेश्चन होता तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनने थे, तो आप क्या बोलते कि भाई ये कितने का मैट्रिक्स है, ये हमारा कितने का मैट्रिक्स है, 2 × 4 का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, कभी भी ऐसे डायग्राम बने ना कि मान लो क्वेश्चन पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो क्या करो, ये लिखो रो और ये लिखो क्या, कॉलम। ये क्या हुआ, रो × कॉलम। क्या करना है, 2 का छोटा नंबर कौन है, 1 × 4 का छोटा नंबर कितना, 3, बस इतना, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3, तो कितना आया, 8 + 3 कितना, 11। तो इसका मतलब इसमें 11। अगर क्वेश्चन इतना सा होता तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारी कितनी आनी थी बच्चे, 11 आनी थी। बट यहाँ पे देखो आगे कुछ और भी बना हुआ है ना, यहाँ पे ये भी बना हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं ये देखो ये डायग्राम बन रही है, तो बच्चे मुझे बताओ कि एक तो ये डायग्राम बन रही है, इसमें नंबर ऑफ, देखो एक तो ये, अब इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे एक लाइन भी खींच रखी है ना ऐसे। अब देखो आगे इतना, लो ये हम पूरा कंप्लीट करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ऐसा है। तो अब बताओ जरा इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, तो बच्चे कोई लाइन तो नहीं मिस होगी ना। तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं प्रॉपर दे रखी है, डन। लो जी, ऐसी डायग्राम बनी हुई है बच्चे। अब पढ़ो जरा, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ जरा कहाँ पे दिख रही है। इसमें अगर मैं आपसे बोलूँ, सॉरी, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर काउंट कर रहे हैं। ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी पूछा जा सकता है, स्क्वायर है। तो अब ये बताओ कि जो ये है इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। क्या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आपको ये डब्बा दिया जाए तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि ऐसा बॉक्स होता तो 5 बनने थे। ऐसे अगर नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से, अगर हम इसकी बात करें, देखो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक हमारा ये दूसरा बॉक्स भी है, इसमें कितना बन रहा है, देखो ये 1 2 3 4 और 5, ये 5वां बड़े वाला। लो जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 5 आप इसके काउंट कर रहे हो, देखो आगे एक चीज और नोट करते हैं। आगे जब मैं ये काउंट कर रहा हूं, देखो ये एक हमारा यहाँ पे बन रहा है, ये वाला, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बन रहे हैं, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, तो 5 इसके बनेंगे। अब समझो इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, जब मैं ये बोलता हूँ ना कि यहाँ पे इसके 5 बने, इसके 5, ये वाला तो काउंट हो गया ना पहले, तो मैं बोलूं कि 5 + 5 + 5 टोटल कितना आया बच्चे, 15। तो 15 नहीं, देखो 11 तो पहले बन चुकी हैं, अब हम आगे वाले की काउंट कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे कितना, देखो इसमें 5, जब ये काउंट, ये तो ऑलरेडी काउंट है, जब हम ये काउंट करते हैं तो ये एक फिर से काउंट हो गया, तो इसमें बच्चे 1 माइनस करना। ऐसे जब हम ये काउंट कर रहे थे ना, इसमें ये वाला डब्बा काउंटेड है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 नहीं, इसमें 1 और माइनस करना है। तो बच्चे यहाँ पे कितना आएगा, 13। क्या करो, टोटल कर दो, टोटल कितना, 11 + 13, तो आंसर क्या रहेगा, 14। तो इसका मतलब इसमें, सॉरी 24।
इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे तो कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। तो 24 इज द राइट आंसर। देखो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हम ऐसी डायग्राम बनाएं तो ये 2 into 4 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 4 into 2 8, यहाँ पे 1 into 3 लिखा, कितना बच्चे 3, तो 11। देखो जो अंदर वाला पोर्शन है उन्होंने ये अच्छे से दिखाया, ये वाला जो हम इसकी बात करें, देखो ये एक है, ऐसे हमारा ये दूसरा, और ऐसे ही हमारा बच्चे तीसरा। जब हम ये काउंट कर रहे थे ना, ये वाला काउंटेड था, जब हम फिर ये काउंट करेंगे ये एक माइनस करना है, और जब ये काउंट करेंगे तो एक माइनस करना है। तो 5 10 15 तो थे, उसमें से एक माइनस कर दो, एक माइनस क्योंकि वो रिपीट हो रहा था, तो कितना आएगा 13। तो 13, तो ये देखो 13 इसमें 13 यहाँ पे है, और ये हमारे कितने हैं बच्चे 11 यहाँ पे। 11 और 13 कितना आएगा 24। तो इसका क्या रहेगा 24। 24 इज द राइट आंसर। ठीक, डन। अब पढ़ो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया। अरे लो जी 64, ये पढ़ो जरा क्या लिखा गया, समझो जरा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा गया 64 में। देखो एक वेन डायग्राम बनी हुई है। क्वेश्चन ये है कि एक लॉइन है, एक एलिफेंट है और एक एनिमल है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लॉइन, एलिफेंट और एनिमल का हमें क्या दिखाना है, एक रिलेशन दिखाना है। क्या रिलेशन दिखाएं, देखो बच्चे एक लॉइन है, एक हमारा एलिफेंट है, और एक हमारा क्या है बच्चे यहाँ पे एनिमल है। तो ये तीन चीजें हैं, ठीक। तो क्या मैं, एक लॉइन है, एक एलिफेंट है और एनिमल है। क्या रिलेशन है बच्चे, जो लॉइन है वो एनिमल है, जो एलिफेंट है वो भी क्या है एनिमल है। बट लॉइन और एनिमल तो अलग अलग है ना, लॉइन एक अलग एनिमल है, एलिफेंट अलग है। लॉइन और एलिफेंट में कोई रिलेशन नहीं, बट लॉइन इज अ एलिफेंट एंड एलिफेंट इज अ लॉइन। तो इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सी डायग्राम ऐसी है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता, देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑल लॉइन आर एलिफेंट, क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते, सॉरी ऑल लॉइन्स आर एनिमल, ये चीज बोल सकते हैं कि सारे लॉइन क्या हैं एनिमल्स हैं। क्या मैं बच्चे ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल, ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल। तो देखो ये डायग्राम कौन सी है, तो ये हमारी ए ऑप्शन, तो ये ए इज द राइट आंसर। ठीक, इसमें तो कोई इशू नहीं। ठीक है बच्चे, आ जाओ जरा पढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे क्या लिखा गया, फाइंड द फिफ्थ नंबर। फिर वो हमारा कौन सा टॉपिक है, नंबर सीरीज। तो हमने किसका, नंबर सीरीज। पढ़ो जरा, देखो क्या लिखा गया, ये 122 है, पढ़ो 122, 144। ठीक बच्चे 144 लिखा गया, आगे कितना लिखा गया 166, आगे कितना 188। तो हमें क्या करना है बच्चे, जो बेसिक पैटर्न है, बेसिक पैटर्न का क्या मतलब है, बेसिक देखो क्वेश्चन नंबर 65 में बेसिक पैटर्न तो हमने ये पढ़ा कि भाई आप क्या करो, डिफरेंस करो। तो इसका डिफरेंस कितना होगा 22, इसका डिफरेंस कितना होगा 22, इसका डिफरेंस कितना होगा 22, आगे भी डिफरेंस कितना होगा 22। तो इसमें क्या करो बच्चे 22 ऐड कर दो, 188 में 22 ऐड करोगे तो कितना आएगा 210 रहेगा। तो बच्चे यही हमारा आंसर है 210। ये बताओ जरा, इसमें तो कोई इशू नहीं, तो क्या आंसर रहेगा बच्चे 210 रहेगा। डन, ठीक है जी। आ जाओ अब पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में क्या लिखा गया। देखो नेक्स्ट जो हमारा 66 है, फिर बच्चे वही अपना सीरीज दे रखी है। देखो सीरीज में क्या लिखा गया, ये हमारा ये सीरीज दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है। हमें नेक्स्ट जो मिस वाला है वो हमें क्या करना है बच्चे, फाइंड आउट करना है। अब देखो, अगर मैं बच्चे लिखूं कि JAK, आगे अगर हम लिखें KBL, अगर आगे हम लिखें LCM, और जो नेक्स्ट है वो हमारा कितना है बच्चे MDN। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट। अब सेम मैंने वो बोला था कि नंबरिंग लिखो, J कितने नंबर पे 10 पे, K कितना 11, L कितना 12, M कितना 13। तो आगे क्या आएगा बच्चे 14। तो 14 पे कौन आएगा, तो 14 पे हमारा क्या रहेगा बच्चे N रहेगा। तो N का हमारा क्या रहेगा 14। ऑप्शन चेक कर लो क्या कोई N वाला है। देखो बच्चे N वाला सिर्फ एक है, तो आंसर क्या आएगा अपना B ऑप्शन। तो पूरा तो निकालने की जरूरत नहीं, तो आंसर हमारा B ऑप्शन ही रहेगा। इसमें बताओ जरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डन, ठीक। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ो बच्चे जरा क्या लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या लिखा गया देखते हैं। कहता दीपक, राहुल, मनोज एंड विनोद आर ब्रदर्स। 4 ब्रदर हैं, ब्रदर मतलब चारों के चारों मेल है, लड़के हैं। क्वेश्चन है कि हु इज द हैवीएस्ट, कौन हैवीएस्ट है। देखो बच्चे यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। अब ऑप्शन अगर मैं देखूं ना, ऑप्शन में क्या लिखा गया कि आइदर वन, कि भाई हमें 1 और 2, या तो पहली मिलेगा या दूसरी आंसर मिलेगा, या डाटा बोथ, या दोनों की दोनों स्टेटमेंट चाहिए, या स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट अकेली 1 से हमें आंसर मिल जाएगा, या लिखा जाएगा स्टेटमेंट 2 या स्टेटमेंट 2 हमें अलोन चाहिए, जिससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चे आंसर। पढ़ो जरा क्या लिखा गया, आ जाओ। अब हम स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। क्या स्टेटमेंट 1 पढ़ के हमें ये पता चल रहा है कि हमारा आंसर मिल गया कि कौन हैवीएस्ट है, क्या हम ये निकाल सकते हैं। देखो क्या लिखा गया, राहुल इज हैवियर देन दीपक। लो जी, एक राहुल है जो हैवी है, किससे हैवी है
दीपक से। राहुल इज हैवियर देन दीपक एंड विनोद, जो राहुल है वो हैवी है किससे, दीपक एंड विनोद से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट लाइटर देन मनोज, बट किसके लिए बच्चे, बट लिखा जाए या एंड लिखा जाए या कॉमा, तो इसका मतलब ये पहले वाले बंदे की बात हो रही है। जो राहुल है वो हैवी है किससे, दीपक एंड मनोज से। जो राहुल है वो हल्का है किससे, मनोज से। इसका मतलब मनोज क्या होगा, ग्रेटर होगा, मनोज ग्रेटर होगा किससे, राहुल से। अब ये बताओ, क्या मुझे इससे ये पता चला कि हैवीएस्ट कौन है, 4 बंदे हैं, क्या मैं हैवीएस्ट बोल सकता हूं, तो इसका मतलब मनोज हमारा क्या रहेगा, हैवीएस्ट। इसका मतलब बच्चे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हमारा आंसर मिल गया। अब चेक कर लेते हैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ओनली 2, कि सिर्फ दूसरी, इसका मतलब ये तो आएगा ही, ये तो आएगा कि पहली स्टेटमेंट अलोन, फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। डन। अब पढ़ो क्या लिखा गया, दीपक इज लाइटर देन राहुल एंड मनोज। जो दीपक है ना वो लाइट है किससे, राहुल एंड मनोज से। इसका मतलब राहुल एंड मनोज ग्रेटर होंगे किससे, दीपक से। बट हैवियर देन विनोद, जो दीपक है वो हैवी है, दीपक किससे हैवी है, विनोद से। दीपक हैवी है विनोद से। देखो अगर मैं बोलूं कि भाई इसमें से मुझे बताओ कि हैवीएस्ट कौन है, अब इन दोनों के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया, तो हम यहां से नहीं बता सकते, इसमें तो कोई इशू नहीं। तो इसका मतलब बच्चे क्या आएगा, अलोन, 1। तो इसका ओनली वन सफिशिएंट टू गिव द आंसर। देखो कौन सी ऑप्शन है, अब ये देखिए, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अलोन। तो इसका ये आंसर है कि स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है बट स्टेटमेंट 2 इज अलोन इज नॉट सफिशिएंट। बिल्कुल, तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डन। पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया, आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना 68। देखो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बताओ जरा, 68 क्या लिखा गया, टुडे इज मंडे, टुडे इज वेडनेसडे, ये है। तो ये कौन सा टॉपिक है, एक हमारा टॉपिक है कैलेंडर, तो ये हमारा बच्चे किस टॉपिक का क्वेश्चन है, कैलेंडर का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ो क्या लिखा गया, क्वेश्चन लिखा गया, देखते हैं क्या लिखा गया। क्वेश्चन है टुडे इज वेडनेसडे, कि आज वेडनेसडे है। लो जी, आज फर्स्ट दिन है। देखो बच्चे मैं क्या बोलूं कि आज मान लो मैंने जिम स्टार्ट किया, मैं बोल रहा हूं कि आज मेरे जिम का पहला दिन है जो कि वेडनेसडे है। आज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आज मेरे पढ़ने का बच्चे कौन सा दिन है, आज मेरे पढ़ने का फर्स्ट डे है। क्या लिखा गया, बट कुड बी डे, यहां पे बच्चे व्हाट कुड बी डे आफ्टर 61 डे। तो 61 डे के बाद, देखो क्वेश्चन ये है, अब ये बोला गया कि आज मैंने कोई भी काम करना शुरू किया, मैंने आज जिम स्टार्ट किया, आज मेरे जिम का फर्स्ट डे था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 61 डे बताओ, या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 61 से बिफोर, 61 से पहले वाला दिन मतलब 60 डे बताओ, या बोला जाएगा कि 61 के आफ्टर, इसके बाद वाला दिन बताओ। इसके बाद वाला दिन कितना होगा बच्चे, 62 डे बताओ। अब देखो या तो पूछेगा सीधा 61, ये चीज का ध्यान, या पहले वाला या बाद वाला। अब इसमें क्या पूछा गया, व्हाट कुड बी द डे आफ्टर 61, 61 के बाद, 61 के बाद मतलब कौन सा डे, 62। तो हमें क्या बताना है, हमें 62 बताना है। तो अब देखो इसके लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, सीधा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको क्या करो बच्चे, 7 के साथ डिवाइड करो। अब पहला दिन हमारा वेडनेसडे है, तो क्या करो 62 को 7 के साथ डिवाइड करो, जो हमारा रिमाइंडर रहेगा वही हमें क्या देता है बच्चे, आंसर। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, क्या लिखा गया था क्वेश्चन, टुडे इज द वेडनेसडे, इसका रिमाइंडर क्या रहेगा अपना, देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है, बिल्कुल 1, तो मैं लिख लेता हूँ रिमाइंडर 1। तो क्या लिखा था क्वेश्चन, वेडनेसडे, टुडे इज द वेडनेसडे, आज हमारा फर्स्ट डे है। क्वेश्चन था व्हाट इज द डे आफ्टर 61, तो 61 डे के बाद कौन होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 62 डिवाइड बाय 7, तो ये कितने पे जा रहा है, 63। देखो रिमाइंडर कितना आया बच्चे, 6 है। तो इसका मतलब हमें 6th डे बताना है, जो 6th डे होगा वही हमारा बच्चे क्या होगा, आंसर होगा। ये बताओ जरा, इसमें तो कोई इशू नहीं। डन। ये बताओ जरा, इसमें कोई दिक्कत, देखो ये चीज समझो जरा फिर से, इसमें काफी कंफ्यूजन आती है बच्चों को कि सर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में 61 पूछा गया या 61 के बाद वाला पूछा गया, तो हम थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। देखो क्या लिखा गया बच्चे, देखो अगर मैं बोलूं कि टुडे इज वेडनेसडे, टुडे वेडनेसडे, तो मैं बोलूं कि आज वेडनेसडे है, तो मैं शुरू कहां से कर रहा हूं, वेडनेसडे से स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, वेडनेसडे से स्टार्ट कर रहे हैं। डन, कोई इशू नहीं। देखो या तो हम ऐसा करेंगे कि जो हमारा, अगर मैं डेज लिखूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो अब हमें ये पता है कि वेडनेसडे हमारा कौन सा दिन होता है,
थर्ड डे दिन होता है। अगर मैं बोलूं कि वेडनेसडे हमारा थर्ड डे है। आगे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द डे आफ्टर 61, तो 61 इसमें ऐड करो, टोटल कितना हुआ, अगर मैं 61 ऐड करूं इसमें कितना हुआ 64, तो हमें क्या करना है, हमें 64 वाला दिन बताना है। तो इसमें बच्चे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको 7 के साथ डिवाइड करो। 64 को बच्चे 7 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया बच्चे हमारा 1 आया। तो रिमाइंडर 1 पे कौन है बच्चे, देखो ये मंडे, तो 1 पे कौन है अपना मंडे, तो आंसर क्या रहेगा, सीधा मंडे आएगा। इसमें तो कोई इश्यू नहीं, ये बात सिंपल समझ आई, तो आंसर हमारा मंडे होगा। डन, ठीक है। आ जाओ पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया। देखो मोस्ट ऑपोजिट क्या लिखा गया, वो ऑपोजिट बताना है। इसका मतलब हमें क्या बताना है, इसका एंटोनियम्स बताने हैं। सिंपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे मिटिगेट का क्या मतलब है, मिटिगेट मतलब किसी चीज को रिड्यूस करना, किसी चीज को क्या करना, सॉफ्ट करना। इसका मतलब हमें उल्टा बताना है, सॉफ्ट। देखो मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज का शांत करना, किसी चीज को काम करना, मिटिगेट करना मतलब सॉफ्ट करना। अगर मैं बोलूं ये तो सॉफ्ट है या रिड्यूस करना, देखो क्या होता है, एबेट होता है काम शांत करना, एलिवेट होता है किसी चीज का काम शांत करना, आइडेंटिफाई इतना, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ये आएगा। फिर मैंने क्या बोला कि सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, देख लेना, इसमें ये बेसिक चीजें हैं हमें इतनी सी आनी चाहिए, बेसिक वोकैब है ना, तो वोकैब इतनी सी आनी चाहिए। ठीक, पढ़ो जरा बच्चे क्या लिखा जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या था, सॉरी मिटिगेट का इतना, तो क्वेश्चन हमें बताना है ऑपोजिट बताना है। इसका मतलब देखो ये ट्रंकुलाइज, ये भी बच्चे रिड्यूस करना ही होता है ना, सिंपल, ये थोड़ा समझो। इसके मीनिंग पता होने चाहिए। जो इवेट है इसका मतलब काम करना, खत्म करना, एलिवेट मतलब किसी चीज का इफेक्ट को रिड्यूस करना, कम करना। बच्चे जो ट्रंकुलाइज ये भी क्या होता है, रिड्यूस करना। तो हमें क्या बताना है, इसका ऑपोजिट, इसका मतलब ऑपोजिट इंटेंसिफाई, किसी चीज का तेज होना, ज्यादा होना, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इंटेंसिफाई रहेगा। इसमें तो कोई इश्यू नहीं। डन, ठीक है जी। पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, क्वेश्चन नंबर 70 to 72, 70 से 72। तो ये कौन सा चैप्टर है बच्चा, बताओ बच्चे मुझे। स्टेटमेंट दे रखी है, एक ऐसी डायग्राम, देखो क्या लिखा गया, नो वुमेन इज प्लेयर। तो ये किसका, देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ये हमारी क्या बनी हुई है, एक वेन डायग्राम। तो हमें क्या आनी चाहिए बच्चे, वेन डायग्राम हमें क्या आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए। पढ़ो जरा बच्चे वेन डायग्राम क्या बनेगी। स्टेटमेंट है नो वुमेन टीचर इज प्लेयर, कि जो भी वुमेन टीचर है, देखो क्या लिखा है, जो वुमेन टीचर है ना, जो हमारी वुमेन टीचर है वो क्या नहीं है, प्ले, वुमेन टीचर डजंट प्ले। इसका मतलब जो वुमेन टीचर है वो क्या नहीं करेगी, खेलेगी नहीं, प्ले नहीं करेगी। वुमेन टीचर अलग रखो, प्ले को अलग रखो, वुमेन टीचर नहीं खेलेगी, इसका मतलब नो का रिलेशन है। आगे क्या लिखा गया, सम वुमेन आर एथलीट, जो सम वुमेन है, जो सम वुमेन है वो क्या है, एथलीट है। सम वुमेन टीचर क्या है बच्चे, एथलीट है। तो सम का हमें क्या आना चाहिए, तो सम का हमारा ये, इसका नो। अब स्टेटमेंट बनी, अब कंक्लूजन देखो बच्चे, कंक्लूजन में क्या लिखा गया, देखो कंक्लूजन में लिखा गया मेल एथलीट कैन प्ले, नहीं इसके बारे में कुछ नहीं पता ही नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, मेल एथलीट नहीं खेल सकते। ठीक, इसका मतलब जो एथलीट है वो मेल एथलीट और प्ले नहीं खेल सकते, यहाँ पे प्ले था। डन। मेल एथलीट क्या था, प्ले, गलत है ना, एथलीट और इसका तो नो का रिलेशन है, ये तो गलत है। सम एथलीट कैन प्ले, एथलीट और इसका क्या है बच्चे, गलत है, नो का रिलेशन है, तो बोल रहे हैं सम है, एथलीट और प्ले का दोनों का नो का रिलेशन। तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा, कोई फॉलो नहीं, आंसर होगा नाइदर 1 और 2। तो ना तो फर्स्ट फॉलो करेगा ना ही हमारा सेकंड फॉलो करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डन, ठीक है बच्चे, बिल्कुल। पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा गया। क्वेश्चन है देखो, ऑल मैंगो आर गोल्डन इन कलर। इसका मतलब जो मैंगो हैं वो गोल्डन है। मैं ऐसा बना सकता हूं कि ऑल मैंगो आर गोल्डन, सारे मैंगो क्या हैं बच्चे, गोल्डन कलर के हैं। ऑल मैंगो आर गोल्डन। आगे क्या लिखा गया, नो गोल्डन कलर आर चीप। इसका मतलब जो गोल्डन है वो चीप नहीं है, गोल्डन का चीप के साथ कोई लेना देना नहीं। तो ये तो हमारी सिंपल वेन डायग्राम बनेगी। अब पढ़ो क्या लिखा गया। इसका मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इस सर्कल का इसके साथ कोई लेना देना नहीं होगा तो मेल का भी हमारा सी के साथ क्या लेना देना नहीं होगा। डन। पढ़ो जरा क्या लिखा गया। लिखा गया ऑल मैंगो आर चीप। क्या सारे मैंगो चीप हैं? यहाँ पे मैंगो है भाई, मैंगो और चीप का तो कोई भी रिलेशन नहीं, तो ये हमारा बच्चे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पढ़ो, गोल्डन कलर मैंगो आर नॉट चीप। बिल्कुल सही है। कहता जो गोल्डन कलर मैंगो है वो चीप नहीं है, नॉट बोला गया, बिल्कुल सही है। तो कहता जो गोल्डन कलर है वो चीप नहीं है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये बताओ जरा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? डन। तो ये लिखा गया कि भाई गोल्डन कलर मैंगोज आर नॉट चीप, जो गोल्डन कलर मैंगो चीप नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि गोल्डन का चीप के साथ कोई लेना देना नहीं, तो ये बोल रहा है कि नहीं है, ये भी बोल रहा है कि नो है, तो इसका मतलब सेकंड फॉलो। तो ये ऑप्शन देखो बच्चे क्या आएगा, ऑप्शन है कंक्लूजन 2 फॉलो, तो आंसर रहेगा ओनली 2 फॉलो। इसमें तो कोई इश्यू नहीं। डन। ठीक है बच्चे, पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
देखो जरा क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, कहता यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड। जो यंग साइंटिस्ट हैं वो ओपन माइंडेड है। यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड, तो कैसे बनेगी, यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड, ठीक, तो हमने ये बना दिया, यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड। आगे नो ओपन माइंडेड इज सुपरस्टिशियस। कहता देखो वर्ड का कोई लेना देना नहीं कि इसका क्या मतलब, हम ये मानेंगे कि ओपन माइंडेड सुपरस्टिशियस नहीं है, तो सिंपल इसका मतलब जो ओपन माइंडेड है उसका सुपरस्टिशियस के साथ कोई लेना देना नहीं है। डन। अब पढ़ो कंक्लूजन क्या लिखा गया, कहता नो साइंटिस्ट इज सुपरस्टिशियस। कहता साइंटिस्ट सुपरस्टिशियस नहीं है, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये क्या होगा, गलत होगा, इसका तो कुछ लिखा ही नहीं, इसका मतलब कुछ दिया ही नहीं ना जिसके बारे में क्वेश्चन लिखा गया। यंग पीपल आर सुपरस्टिशियस, देखो बच्चे यंग पीपल आर, बिल्कुल इसका मतलब इसका भी कोई लेना नहीं, तो क्या आएगा ये बताओ जरा, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे बच्चे यंग साइंटिस्ट है, यहाँ पे यंग पीपल है, ठीक, यहाँ पे साइंटिस्ट है, ये हमारा पूरा ये यंग साइंटिस्ट है, जब कुछ दिया ही नहीं तो क्या होगा, दोनों गलत होंगे, तो ये हमारे क्या रहेंगे, दोनों गलत, तो इसका मतलब नाइदर वन और टू, कोई रिलेशन जिसके बारे में कुछ दिया ही नहीं मैं कैसे बता सकता हूँ, तो वो क्या होते हैं, कंक्लूजन गलत रहेंगे। डन, ठीक है जी, आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 73 और 75 बच्चे क्या लिखा गया 73 और 75 में, कौन से क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं कि आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ जरा कौन से, तो आप बोलोगे सर एक सीरीज दे रखी है, नीचे भी एक दो सीरीज दे रखी है। डन, तो इसका मतलब रॉन्ग सीरीज बतानी है हमें, कौन सी सीरीज इसमें कौन सा गलत है। रॉन्ग सीरीज का क्या मतलब, एक हमें सीरीज दे रखी है, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चे, 2, ये 5, ये 10, ये 17, ये 26, आगे कितना लिखा गया 38, आगे हमारा 50 और नेक्स्ट कितना लिखा गया बच्चे 65। तो एक सीरीज दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है। देखो कभी भी बच्चे रॉन्ग नंबर पूछा जाए, बेसिक से शुरू करेंगे, हमें बेसिक क्या करना है, डिफरेंस, तो डिफरेंस करके देख लो, इसका मतलब इसमें से एक नंबर ऐसा होगा जिस जो पैटर्न को गलत करता होगा, वही हमें बताना है। देखो अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं, इसका डिफरेंस कितना 3, इसका डिफरेंस कितना बच्चे 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना बच्चे 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना बच्चे, ये हमारा कितना हो गया 12। अब समझो अगर मैं इतना ही देखूं, देखो ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, तो इसका मतलब ये जो नंबर आया 38 इसने थोड़ा गलत किया। अगर एक नंबर गलत होगा, एक तो ये डिफरेंस गलत होगा और आगे वाला डिफरेंस भी क्या होगा, गलत, तो यहाँ पे अगला डिफरेंस कितना 12, अगले वाला डिफरेंस कितना 15। देखो बच्चे ये कौन सी सीरीज चल रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक नंबर गलत होगा तो इसके साथ वाला ये डिफरेंस गलत होगा और इसके साथ वाला अगला डिफरेंस क्या होगा, गलत, तो दोनों डिफरेंस क्या होंगे, गलत होंगे। देखो ये 3, ये 5, ये 7, 9, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चे 11, यहाँ पे 13 नहीं आना चाहिए और यहाँ पे 15, इसका मतलब ये वाला नंबर है जो 38 है वो हमारा क्या है, गलत है, तो हमें क्या करना है, रॉन्ग बताना, तो 38 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट सीरीज देखो बच्चे क्या लिखा गया, नेक्स्ट पढ़ो जरा, नेक्स्ट सीरीज में क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाओ। देखो जरा क्या लिखा गया नेक्स्ट सीरीज में। एक सीरीज दे रखी है, फिर वही बताना है हमें रॉन्ग, इसमें से कौन सा गलत है। देखो ये हमारा दिया गया, इसमें से गलत बताना है। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे ये 3, ये 30, ये -5, ये -45, ये हमारा -90, ये -145, 195 और जो लास्ट वाला है वो हमारा अपना 255 है। ठीक, तो हमें बच्चे क्या बताना है, हमें ये बताना है कि इसमें से गलत कौन है, रॉन्ग सीरीज। बेसिक वही डिफरेंस, अगर मान लो कि डिफरेंस देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना बच्चे, ये -5, T2 का T1, टर्म 2 टर्म 1, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना रहेगा, -35। ठीक, तो जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस आया बच्चे -35 है। नेक्स्ट देखना इन दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब -45 में से अगर मैं क्या करूं, -5 करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -45 में +5 करेंगे तो कितना आएगा, -40 आएगा। ठीक, आगे इसका डिफरेंस देखो बच्चे, -90 में -45 करोगे, ठीक है, थर्ड में फोर्थ, इस तरह से माइनस करना है ना, फोर्थ से थर्ड, फिफ्थ से फोर्थ, इस तरह से, तो मतलब सेकंड से 1, ये इससे, तो 90 में ये माइनस करोगे तो ये कितना आएगा बच्चे अपना -90 + 45, तो यहाँ पे कितना आएगा, -45। आगे देखो बच्चे कितना आगे दिया गया, जो अपना इन दोनों का डिफरेंस 145 में से अगर -90 माइनस माइनस बच्चे यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा कितना है बच्चे 55। देखो इसका डिफरेंस 55। देखो अब मैं इसको ये 35, ये 40, ये 45, यहाँ पे 50 नहीं आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, गलत होगा। तो कौन सा नंबर, ये 145। नेक्स्ट तो चेक करने की यही गलत हो रहा है, तो 145 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, तो 145 हमारा आंसर आएगा। तो ये देखो जरा क्या आंसर आएगा, 140, ए ऑप्शन। देखो क्या लिखा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें तो कोई इश्यू नहीं। डन, ठीक है बच्चे, पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया पढ़ो। 6 बुक्स हैं, 6 बुक्स हैं। देखो 6 बुक्स आर लेबल A B C D, 6 बुक्स हैं A B C D F आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। 6 बुक्स दे रखी हैं, क्या लिखा गया, कहता जो बुक्स है ना B C E F आर ग्रीन कलर, ग्रीन कवर की हैं, कुछ येलो कवर की हैं, कुछ ये कवर की, इस तरह से। देखो बच्चे ऐसे क्वेश्चन तो मैं ये बोल सकता हूँ एक पजल दे रखी है, तो बहुत बेसिक पजल दी गई है, जैसे भी लिखा गया हम आराम से पढ़ते हैं। देखो मैंने क्या लिखा कि हमारे पास 6 बुक्स हैं A B C D E F, तो 6 बुक्स हैं, क्या लिखा गया देखो पढ़ो। कहता भाई बुक B C E F आर ग्रीन कवर, जो B C E F है वो ग्रीन कवर है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं ग्रीन कवर, तो ये बताओ जरा ग्रीन कवर वाली बुक्स कौन कौन सी हैं। तो आप क्या बोलोगे कि सर आप ग्रीन कवर को क्या लिख लो, B C E F, ये जो बुक्स हैं जिसपे ग्रीन कवर है। आगे क्या लिखा, अदर आर येलो कलर, तो जो बची येलो कलर, तो येलो कलर की बचे कौन कौन सी बची, हमारे पास टोटल 6 बुक हैं, B C E F बची, तो बची हमारी A और D, जो A और D है हमारी येलो कलर की है। आगे पढ़ते हैं जरा क्या लिखा गया। आगे लिखा गया जो बुक A B D है ना वो न्यू है, लो जी एक न्यू बुक्स है। ऐसी जो बची होंगी बच्चे एक न्यू बुक्स हैं, ऐसी जो बची बच्चे वो कौन सी बुक है, ओल्ड बुक। ठीक, तो बताओ जरा न्यू बुक्स कौन कौन सी हैं। अगर मैं न्यू बुक की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, A B D, तो बच्चे A B और D, तो ये हमारी न्यू बुक्स हैं। जो बची कौन सी अपनी, देखो लिखा भी होगा या फिर उसमें सीधा लिखा कि रेस्ट आर हमारे ओल्ड वॉल्यूम, एक न्यू वॉल्यूम है एक ओल्ड वॉल्यूम, ओल्ड बुक्स या ओल्ड वॉल्यूम लिख लेते हैं ना। तो बची कौन सी अपनी C E F, तो ये हमारी कौन सी है बच्चे, ओल्ड वॉल्यूम वाली। आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा गया, जो बुक A B C है वो लॉ रिपोर्टर, ठीक है लॉ वाली, इसका मतलब कुछ लॉ वाली बुक्स हैं। कौन कौन सी बुक्स हैं लॉ वाली, A B C हमारी बच्चे कौन सी बुक है, लॉ वाली। ऐसे जो रेस्ट जो बची वो मेडिकल, जो बची कौन सी बची बच्चे मेडिकल में, जो बची हमारी D E F, तो जो D F बची वो हमारी तो हमने जैसे दिया था वैसे लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से, क्या लिखा गया। क्वेश्चन लिखा गया, कहता इनमें से विच 2 बुक्स, इनमें से ऑप्शन है C D C E D C, इनमें से कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो ओल्ड मेडिकल हैं, जो ओल्ड भी हो प्लस मेडिकल वाली भी हो, ओल्ड भी हो प्लस मेडिकल भी हो प्लस ग्रीन कवर, तो उसमें क्या होना चाहिए, ग्रीन कवर भी होना चाहिए। ऐसी बुक्स बताओ जो ओल्ड हो। ओल्ड का मतलब या तो आंसर C E F में से हो, ओल्ड भी आनी चाहिए, ओल्ड भी हो साथ में मेडिकल वाली बुक्स भी। देखो ओल्ड बुक कौन सी है बच्चे, C E F। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं मेडिकल वाली बच्चे कौन सी है, D E F। क्या इन दोनों में से कोई बुक कॉमन है, देखो E F यहाँ पे E और E F कॉमन है, इसका मतलब ओल्ड बुक भी है मेडिकल भी है। साथ में बोला बच्चे उसने ग्रीन कवर, उस पे क्या होना चाहिए बच्चे, ग्रीन कवर। ग्रीन कवर किस पे, देखो ग्रीन कवर E और F पे क्या है, ग्रीन कवर भी है, इसका मतलब यही तो आंसर है। तो यही तो वो बुक्स हैं कौन सी, E एंड F। क्यों, E बुक ओल्ड भी है मेडिकल वाली भी है और ग्रीन है, सेम F हमारी ओल्ड भी है मेडिकल भी है और ग्रीन है, तो E एंड F वो ऐसी बुक्स है। ऑप्शन में देखो कहां पे E एंड F, तो ऑप्शन D, तो ऑप्शन D पे। इसका मतलब जो बच्चा D पे टिक लगाएगा उसी को ही मार्क्स मिलेंगे बच्चे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डन, ठीक है। आ जाओ जरा नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, वेरी गुड। देखो ये कौन सा ग्राफ दिया गया बच्चे, ये DI है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें हमें क्या दिया था, एक ग्राफ दिया था, हमें ग्राफ को क्या करना होता है बच्चे, थोड़ा सा पढ़ना होता है। देखो एक सेकेंड, 76 तो आ जाओ, पढ़ो जरा क्या लिखा गया। देखो एक ग्राफ दिया गया, इसको बोलते हैं हमारा DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो हमें क्या पढ़ना होता है, एक ग्राफ होता है उसको अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चे टाइप ऑफ ग्राफ, एक हमारे अलग अलग ग्राफ होते हैं कि भाई लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, केसलेट हो गया, स्टो बार हो गया। ये कौन सा ग्राफ है, ये हमारा एक ग्राफ है, इसको क्या बोलते हैं, एक पाई चार्ट। तो एक पाई चार्ट दे रखा है। अब पढ़ो जरा क्या लिखा गया। देखो क्या लिखा गया, द फॉलोइंग क्वेश्चन रिप्रेजेंट पाई चार्ट percentage wise distribution of student study in arts and commerce in 7 different institutions। ठीक, तो इसका मतलब बच्चे 7 अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए A B C D F, उसका डाटा दे रखा है। देखो टोटल क्या लिखा गया, आर्ट्स के टोटल जो बच्चे हैं वो 3800 है। इसका मतलब जितने भी आर्ट्स में बच्चे हैं, चाहे A कॉलेज B कॉलेज C D E F, तो कितने हैं, 38 बच्चे ऐसे हैं, 3800 बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स वाले हैं। उसमें से कुछ A कॉलेज में, कुछ B में, कुछ C में, कुछ D में, कुछ E में, कुछ F में। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ कि A के आर्ट्स वाले बच्चे बताओ, तो आप क्या बोलोगे, अब बोलोगे सर A के आर्ट्स वाले बच्चे कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 15%। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि A का आर्ट्स कितना होगा 15%। 15% किसका,
टोटल का 3800 का। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बी के आर्ट्स वाले बच्चे बताओ कि बी में आर्ट्स वाले, तो आप बोलोगे सर 8% बता दो, 17%, कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी ये टोटल सर्कल होगा ये टोटल हमारा कितना होगा बच्चे 100% होगा, इसमें तो कोई इश्यू नहीं। डन। पढ़ो जरा क्या लिखा गया, आ जाओ देखो क्या लिखा गया आगे, इसका मतलब आर्ट्स वाले। आगे एक ग्राफ और दिया गया, एक हमारा पाई चार्ट और दे रखा है। ये किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉमर्स, कॉमर्स के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है बच्चे वो 48 है। जितने भी बच्चे कॉमर्स में पढ़ रहे हैं 7 कॉलेजेस में, वो टोटल 4800 है। उसमें से कुछ ए वाले हैं, बी है, सी है, इस तरह से हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूट। सेम अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सी में बताओ कॉमर्स के कितने बच्चे हैं, तो आप बता सकते हो। तो आप बोलोगे सर अगर कॉमर्स पूछा गया तो हमें कॉमर्स वाला ग्राफ देखना है, आर्ट्स पूछा जाए तो आर्ट्स वाला ग्राफ देखना है। कॉमर्स में देखो क्या लिखा है, तो जो हमारा पूरा सर्कल है ये कॉमर्स वाला है। ठीक, अब पढ़ो देखो, कोई भी बच्चे ऐसे ग्राफ दिया जाएगा, हमने उसको ग्राफ को पढ़ना है, उसके 4 या 5 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हमें वो अच्छे से सॉल्व करने हैं। डन। पढ़ो जरा, अब आ जाओ जरा क्या लिखा गया। क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर्ट्स। लो जी, क्वेश्चन है कि आर्ट्स के व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर्ट्स। आर्ट्स के स्टूडेंट बताओ कौन कौन से कॉलेज से, कॉलेज ए एंड जी। कहता भाई कॉलेज ए में आर्ट्स वाले बंदे बताओ, प्लस कॉलेज जी में, जो हमारा कॉलेज जी है उसमें आर्ट्स वाले बंदे बताओ। तो इसका मतलब हमें किसका ग्राफ देखना है? सिर्फ हमें आर्ट्स वाला ग्राफ देखना है, हमें किस कॉमर्स की तो कोई बात ही नहीं की, सिर्फ ये पूछ रहा है कि आर्ट्स वाले बंदे बताओ। आर्ट्स का ए बताओ जरा कितना है, आर्ट्स में ए कितना है 15%। इसका मतलब 15% बच्चे ऐसे हैं टोटल का, 15% ऑफ टोटल जो आर्ट्स वाले हैं, प्लस जो हमारा जी कॉलेज है उसमें आर्ट्स वाले कितने हैं, तो जी का ग्राफ, तो जी हमारा कितना है 12%, 12%, तो 12% बच्चे किसका टोटल का। देखो बच्चे अलग अलग करने की बजाय बेस तो सेम था ना, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता था कि भाई ए में 15% बच्चे हैं, ठीक, और जो हमारा जी है उसमें कितने परसेंट बच्चे हैं 12%, तो बच्चे टोटल कितना हुआ 15 और 12 कितना 27%। तो क्या मैं सीधा सीधा ये नहीं निकाल सकता कि 27% निकाल दो, तो हमें क्या निकालना है, हमें 27% निकालना है बच्चे किसका, टोटल का। तो टोटल का क्या निकाल दो, 27% निकालो सीधा। देखो अगर ये 12% ऑफ टोटल प्लस 15% ऑफ टोटल प्लस 12% ऑफ टोटल करोगे तो भी कितना बनेगा 27% ऑफ टोटल, तो हम सीधा निकालेंगे। सीधा हमें क्या पूछा था 27 निकाल दो किसका टोटल का, तो परसेंटेज तो निकालनी आनी चाहिए 27/100 इंटू टोटल। टोटल हमारा बच्चे कितना दे रखा है 3800 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा 27 इंटू 38। ये बताओ जरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर रहेगा अपना 1026, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1026 आएगा, तो यही हमारा आंसर। ये देखो जरा, इस ग्राफ में कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल ठीक है। देखो जो भी दिक्कत आएगी आप कमेंट में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। डन, ठीक है। पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, नेक्स्ट 77 क्वेश्चन लिखा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट बी आर्ट्स एंड कॉमर्स। बच्चे देखो क्या लिखा गया, तो क्वेश्चन ये लिखा गया कि भाई बी इंस्टीट्यूट में, बी में आर्ट्स वाले बच्चे बताओ, प्लस बी में क्या बताओ बच्चे कॉमर्स वाले। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चे अब हम क्या बी का आर्ट्स वाला देखेंगे और बी के कॉमर्स, इसका मतलब हमें बी देखना है। बी में आर्ट्स का बेस अलग है और जो हमारा कॉमर्स है बच्चे आर्ट्स का बेस अलग है, कॉमर्स का अलग है, तो दो ग्राफ अलग अलग दे रखे हैं, तो बी चेक कर लो। ठीक है जी, आज जरा ग्राफ से देखते हैं, तो हमें क्या बताना है, बी का ही बताना है। लो, तो हमें क्या बताना है, जो बी रहेगा। लो, बी में कितने परसेंट बच्चे 8%, तो बी में कितने परसेंट बच्चे हैं बताओ जरा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बी में 8%, तो हम क्या बता सकते हैं 8% ऑफ किसका 3800 का, तो ये हमारे बी के बच्चे हैं। प्लस आगे हमें किसके बच्चे बताने हैं, हमें बताने हैं बी का 17% किसका बच्चे कॉमर्स का, तो हम क्या निकाल सकते हैं 17% निकाल दो किसका कॉमर्स का। देखो अगर आर्ट्स का तो आर्ट्स का निकालो, कॉमर्स का उसने बी का टोटल, आर्ट्स से लिखा जाएगा, कॉमर्स से, तो कितना आएगा 4200। तो क्या करो बस इसको बच्चे सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। डन, तो ये क्या रहेगा 8/100 इंटू 3000, ठीक, प्लस 17/100 इंटू क्या करोगे बच्चे 4200। तो इसको क्या करो, ये कटिंग होगी और ये भी हमारा कितना 8 इंटू 38 प्लस क्या करो 17 इंटू 42, तो यही हमारा अलग। ठीक, तो बच्चे देखो कुछ बच्चे टोटल कर देते हैं कि भाई 8 + 17, 8 + 17 नहीं करना, किसी का 8 + 17 करके बता रहे हो, वो गलत। क्यों, ये 8% किसी और का, ये आर्ट्स का, ये 17% किसका 4800 का, दोनों का बेस अलग अलग है। ठीक, तो इसको सॉल्व करके आंसर लिख देंगे, बात खत्म। ठीक, देखो जरा इसी पे देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ क्या पूछा गया। देखो बच्चे नेक्स्ट ग्राफ पूछा गया इसी पे 78 में, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन आर्ट्स इन कॉमर्स इन ई। देखो क्या लिखा गया,
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा गया, कहता भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले ई जो भी हमारा ई कॉलेज है उसमें आर्ट्स वाले बच्चे कितने हैं, ठीक, ई की बात हो रही है, और ई में जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो कितने हैं। तो हमें क्या बताना है बच्चे, ई, तो हमें क्या बताना है, ई पे फोकस करना है, ई पे आर्ट्स में कितने हैं और ई में कॉमर्स में कितने हैं, तो हमें क्या बताना है, उसकी रेशो बतानी है। तो इसका मतलब हमें ग्राफ देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो बच्चे जरा ग्राफ देखते हैं क्या लिखा गया। अब ई की बात हो रही थी बच्चे, देखो जरा ई के आर्ट्स वाले बच्चे कैसे लिख सकते हैं। ई के अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है ई में आर्ट्स वाले बच्चे कितने होंगे, डन। तो ई के आर्ट्स वाले बच्चे बताओ जरा कितने क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ई ये रहा 14%, तो मैं ई का आर्ट्स लिख सकता हूं, ई में आर्ट्स वाले बच्चे लिख सकते हैं और ई में हम किसके बच्चे लिख सकते हैं बच्चे, कॉमर्स। तो उन दोनों की क्या करनी है, रेशो निकालनी है, डन। देखो ई का टोटल कितना, ई का कितना 14% किसमें से 3800 में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये 14% किसमें से रहेगा, 3800 में से। ऐसे बच्चे कॉमर्स वाला कितना रहेगा, कॉमर्स के ई के देख रहे हैं, ई में 18%, 18% किसका, इसका, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये 18% बच्चे किसका रहेगा, 4200 का, डन। देखो इसको सॉल्व करो, हमें क्या निकालना है, इन दोनों की रेशो निकालनी है। देख लेते हैं क्या आएगा, 14/100 इंटू 3800, और यहाँ पे कितना रहेगा 18/100 इंटू 4200। तो बच्चे हमें क्या निकालना है, इन दोनों की रेशो। तो ये 100 के साथ 100 कट गया, 0 के साथ बच्चे 0, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कटिंग करो। देखो बच्चे 14 इंटू 38 आया ना, तो जो कटिंग हो रही है हम क्या करेंगे बच्चे, कटिंग करेंगे 18 इंटू इतना, तो ये हमारा कितना रहेगा बच्चे, ये 7 पे और ये हमारा कितने पे, 9 पे। और देखो कुछ कटिंग हो रही है तो यहाँ पे बच्चे कितना आया 19 और ये हमारा कितना आएगा 21, ठीक। तो इसका मतलब 7 इंटू 19 आया और 9 इंटू 21, कुछ कटिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो देखो आंसर क्या दिया जाएगा, आंसर देख लेते हैं। तो देखो इन दोनों की रेशो 7 इंटू 19 आगे 9 इंटू 21, ठीक। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 163 रहेगा, सॉरी 161, और इधर मल्टीप्लाई 21 इंटू 9 210, ये कितना रहेगा 121 इंटू, ये रहेगा अपना 189, 161 रेशो 181, ठीक 189। देखते हैं आंसर कौन सी ऑप्शन है, ये देखो 161 181, तो ये हमारा जो आंसर रहेगा। आगे बिल्कुल, अच्छा बच्चे आगे भी कटिंग करनी है। देखो अब ये लिखा गया प्रॉपर आगे कटिंग है, इसका मतलब 1927 पे आगे भी कटिंग हो रही है, तो जितनी कटिंग करनी है, क्यों, क्योंकि बच्चे जो रेशो लिखी जाती है ना वो एक मिनिमम फॉर्म है। देखो जो रेशो जैसे ये लिखा गया ना 14% और 30, इसका तो जो रेशो रहती है वो हमारी क्या रहेगी बच्चे, एक मिनिमम फॉर्म। मिनिमम मतलब जब तक कटिंग होती है तब तक करो, ठीक। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर कटिंग करोगे तो 19:27 आ जाएगा, उसकी प्रॉपर कटिंग हो रही होगी, डन। इसमें तो कोई इश्यू नहीं किसी को, ठीक है जी। आ जाओ अब पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आ जाओ 79। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट है अपना 79। देखो बच्चे क्या लिखा गया, ठीक 79 में कहता मैनी शॉप्स, ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कि मान लो कोई प्रॉब्लम हुई, आप कॉज ऑफ एक्शन या कोर्स ऑफ एक्शन बोला जाता है कि क्या कारण होगा, आप क्या एक्शन ले सकते हो, डन। क्या लिखा गया, कहता मैनी शॉप्स इन द लोकल मार्केट हैव एक्सटेंडेड देयर शॉप एंड ऑक्युपाइड मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्रंट पाथ एरिया इन द फ्रंट ऑफ शॉप। इसका क्या मतलब है कि शॉप वालों ने क्या किया बच्चे, शॉप वालों ने आगे दुकानें एक्सटेंड कर ली। ये हमारी शॉप है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे फुटपाथ आ रहा था, यहाँ तक उन्होंने क्या किया, फुटपाथ तक उन्होंने क्या कर दिया, अपनी शॉप्स को, नॉर्मल है तो सारे दुकानदार अपनी शॉप्स को क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि यही एक्सटेंड किया गया। अब क्या करें, कोर्स ऑफ सेक्शन क्या लें, इनको सही करने के लिए क्या किया जाएगा। देखो बच्चे क्या लिखा जाएगा, क्या अगर मैं पढ़ूं, देखो क्या लिखा जाएगा, द सिविक्स अथॉरिटी शुड इमीडिएटली एक्टिवेट ए टास्क फोर्स टू क्लियर ऑल फुटपाथ अप्रोच बाय शॉप। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चे हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हम एक टास्क, एक पुलिस वाले बुलाएंगे, एक टास्क फोर्स बुलाएंगे, उनको बोल देंगे भाई अपना फुटपाथ क्या करा दो, क्लियर कर दो। बिल्कुल सही है, फुटपाथ पे, क्योंकि ऐसे तो प्यार से तो कोई मानता नहीं ना, बिल्कुल अगर प्यार से मानते तो वो आगे क्यों करते, तो उन्होंने एक्सटेंड की। तो मैं बोलूँ कि दुकान को हटाना है तो क्या लोगों, पुलिस वालों को फोन कर दो या टास्क फोर्स को बुलाओ तो क्या कर देंगे, बिल्कुल सही है, ठीक। आ जाओ आगे देखो क्या लिखा गया, कहता द सिविक्स अथॉरिटी शुड चार्ज हाफ पेनल्टी टू द शॉप ओनर फॉर ऑक्यूपाइंग। बिल्कुल, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें सेकंड पॉइंट में क्या लिखा गया, कहता जिन्होंने दुकानें आगे लगाई है ना उन पे फाइन लगाओ, पेनल्टी लगाओ। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है, तो पेनल्टी लगा सकते हैं, ये भी सही है, डन। आगे देखो क्या लिखा, द शुड
द सिविक्स अथॉरिटी शुड सेट अप ए मॉनिटरिंग सिस्टम दैट अप्रोच डू नॉट रख इन द फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या हुआ, पहले उन्होंने दुकान को आगे लगा लिया, शॉप्स को आगे लगा लिया। अब आगे क्या हुआ, जब मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने लगाया, पुलिस बुलाई, उन्होंने हटा दिया, उसके बाद क्या करो आप मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगा दो। आप ये सिस्टम अरेंज कर दो कि जब भी वो आगे लगाएंगे ना दुकान, जब भी वो आगे अपनी दुकान को एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सिग्नल मिल जाएगा, हमें कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, तो आगे से भाई ना लगाएं, तो इसका मतलब तीनों के तीनों सही है ना, तो तीनों मतलब ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द राइट, इसका मतलब तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। डन, ठीक, आ जाओ नेक्स्ट पढ़ते हैं, पढ़ो जरा नेक्स्ट क्या लिखा गया, लो जी पढ़ो जरा नेक्स्ट हमारा क्या लिखा गया। नेक्स्ट है, कहता देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट अफेक्टेड बाय सम डिसीज इन द सिटी। क्या हुआ, एक शहर में पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं। लो जी, पेशेंट एक शहर में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या लिखा गया, कहता द एमसी ऑफ द सिटी शुड इमीडिएट एक्शन। ठीक है, बिल्कुल, अगर कोई बीमारी फैली है ना शहर में तो क्या होगा, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं, एमसी वाले हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा कि एक मंथ के बाद हम चलो देख लेंगे, तो इमीडिएट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे क्या लिखा गया, दिस प्रॉब्लम शुड बी रेज इन यूनेस्को। देखो यूनेस्को एक हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ऐसा थोड़ा कि हम छोटा कोई मोहल्ले में बीमारी है आप यूनेस्को तक लेके जाओ, वो तो गलत है, इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा गलत, बात खत्म, ये गलत है। हॉस्पिटल इन द सिटी शुड बी इक्विपमेंट प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट। जो हॉस्पिटल है, हाँ बिल्कुल, तो जो हमारे हॉस्पिटल है वहां पे क्या करो, प्रॉपर्ली गाइडलाइंस दे दो, प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट शुरू करो। बिल्कुल, जो बंदे पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए इमीडिएटली हॉस्पिटल शहर में, तो इसका ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सी ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड कौन सी है, ए ऑप्शन, इसमें तो बच्चे कोई इशू नहीं, तो ए ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही है। डन, ठीक है, आ जाओ बच्चे नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया, आ जाओ। नेक्स्ट है 81 टू 85। ठीक, तो इसका मतलब देखो बच्चे क्या लिखा गया, 81 टू 85 लिखा गया। इसका मतलब अगर हमारी पजल सॉल्व होगी तो 5 क्वेश्चन हमारे आराम से हो जाएंगे। तो बिल्कुल हम देखो पजल पढ़ते हैं, क्या लिखा गया, कहता रीड द आंसर, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पढ़ो जरा क्या लिखा गया, देखो क्या लिखा गया, कहता 5 ड्रामे हैं। देखो क्या लिखा गया, ABCDE आई हैव टू स्टेज इन 6 आवर्स। लो 5 ड्रामे हैं, एक ड्रामा ए ड्रामा, एक बी, एक सी, एक डी, एक 5 ड्रामे। बिल्कुल, कहता 5 ड्रामे हमने क्या कर दिए, स्टेज पे करने हैं 1 घंटे का। इसका मतलब ये भी हमारा कितने का होगा, 1 घंटे का ड्रामा, ये भी हमारा कितने का, 1 घंटे का, ये भी 1 घंटे का, ये भी 1 घंटे का, और ये भी 1 घंटा, टोटल तो 5 घंटे बने। बट वो बोल रहा है कि जो हमारे ड्रामे हैं वो कितने के हैं, 6 घंटे के हैं। क्यों, 1 आवर नीड टू बी 1 आवर टू पर ड्रामा। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है बच्चे, कहता भाई टोटल 5 ड्रामे हैं और 6 घंटे हैं, और उसने बोला कि हर ड्रामे को क्या मिलेगा बच्चे, 1 घंटा हर ड्रामे को मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 1 घंटा फ्री दिया जाएगा। टोटल तो हमारे 6 घंटे है ना, 1 घंटा ऐसा होगा जिसमें कोई ड्रामा नहीं होता होगा। आगे कुछ ना कुछ ऐसा लिखा जाएगा, पढ़ लेते हैं। पढ़ो जरा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा गया पजल। तो हमारे 4-5 पॉइंट है, हमने इसको क्या करना है, देखो इन चारों 5 पॉइंट है, पांचों को अच्छे से पढ़ना है। इससे हमें क्या करना है कि बच्चे पजल बनानी है। देखो क्या लिखा गया, ए ब्रेक ऑफ 1 आवर हैज बीन टेकन इन 3rd और 4th आवर्स। देखो अब इसमें हम आवर्स फिक्स करते हैं। देखो बच्चे कभी भी पजल आएगी ना, पजल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें क्या करनी है, फिक्स। तो पजल में बच्चे क्या करो, थोड़ा कुछ फिक्स कर लो। क्या करना है, अब इसमें क्या फिक्स करूं, आवर्स तो फिक्स है ना कि पहले पहला घंटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हमें क्या करने हैं, आवर्स फिक्स करो कि भाई ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा, ये चौथा, ये 5वां और 6वां। टोटल कितने घंटे हैं अपने, 6 घंटे दे रखे हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पहले पहला प्ले होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। आवर्स तो फिक्स है, तो हमें क्या किया बच्चे, यहाँ पे आवर्स फिक्स कर लिए। और यहाँ पे हमने क्या बना लिया कि यहाँ पे है अपना ड्रामा, कि पहले कौन सा ड्रामा होगा, पहले ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, डी वाला। इस तरह से पढ़ो। देखो जैसे लिखा जाएगा इतना, कहता है ए ब्रेक ऑफ 1 आवर हैज बीन टेकन इन 3rd एंड 4th आवर। या तो कहता जो ब्रेक है तीसरे घंटे में होगी या फिर चौथे घंटे में। हम ऐसा दो केस मान सकते हैं कि भाई या तो ब्रेक तीसरे घंटे में लेंगे और या जो ब्रेक होगी हम 4th घंटे में। 2 ही केस बन रहे हैं। ठीक, देखो इन दोनों में से बच्चे क्या होगा, एक केस गलत होगा। जो गलत होगा बच्चे वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बात खत्म। ठीक, आ जाओ। कहता ड्रामा शो कैन नॉट स्टार्ट विद ए एंड कैन नॉट एंड विद सी। देखो बच्चे नेगेटिव स्टेटमेंट का बहुत ध्यान रखना है। क्या लिखा गया, जो ए है ना, कहता जो ड्रामा ए है वो उससे स्टार्ट नहीं करना,
हमने ए से स्टार्ट नहीं करना, इसका मतलब भाई पहली लाइन पे क्या कभी भी ए नहीं आ सकता, तो हमने नेगेटिव स्टेटमेंट का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे ये लिखा गया कि बच्चे ए से स्टार्ट नहीं करोगे, इसका मतलब यहाँ पे पहली लाइन पे कभी भी ए नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट लाइन में हमारा कभी भी ए नहीं आएगा। आगे क्या लिखा गया, कैन नॉट एंड विद सी, और एंड सी, सी एंड, सी से कभी भी एंड हम क्या नहीं करेंगे, तो सी से कभी भी एंड नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा गया, डी हैज इमीडिएट फॉलो बी, देखो डी हैज टू फॉलो बी, इसका मतलब डी हैज टू फॉलो बी इमीडिएटली, इसका मतलब जो डी है वो फॉलो करेगा, इसका मतलब बी पहले होगा, बी के बाद कौन होगा, पहले बी होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ना किसको फॉलो कर रहा हूँ, देखो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि डी हैज फॉलोड इमीडिएटली बी, बी को फॉलो, इसका मतलब पहले जो प्ले होगा पहले बी होगा, उसके बाद कौन होगा, डी होगा। इसमें तो कोई, तो जो डी है वो बी को फॉलो करेगा कि पहले बी होगा उसके बाद मैं चल पाऊंगा, मेरी बारे में उसको फॉलो कर रहा हूं, जो मेरा फॉलोअर है वो आगे ही होगा ना, पहले बी होगा, इसका मतलब बी और डी इकट्ठे कहीं पे भी आ सकते हैं, बी और डी यहाँ पे कहीं पे भी आ सकते हैं। डन, आ जाओ। आगे लिखा गया, कहता विद नो ब्रेक इन बिटवीन, कोई भी ब्रेक इमीडिएटली बोला तो ब्रेक तो होगी नहीं, इमीडिएटली मतलब एकदम बाद, ब्रेक इसमें बीच नहीं है। ए कैन नॉट डन इमीडिएटली आफ्टर डी, ए कैन नॉट डन इमीडिएटली आफ्टर डी, डी के बाद बच्चे क्या, डी के बाद क्या नहीं होगा, ए नहीं आएगा, डी के बाद ए नहीं आएगा, ठीक। आगे, ए हैज टू प्रोसीड ई इमीडिएटली, प्रोसीड मतलब पहले, ई से देखो इमीडिएटली ई, ए हैज टू प्रोसीड इमीडिएटली ई, इसका मतलब बच्चे पहले ई होगा, तो क्या लिखा गया, ए हैज टू प्रोसीड इमीडिएटली ई, ई से एकदम पहले, इसका मतलब अगर ई से एकदम पहले बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। डन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और साथ में ये बोला गया भाई डी, बी और डी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये बताओ जरा इसमें, अब हमें क्या करना है बच्चे, इसको फिक्स करना है, इसका मतलब हमें बी और डी इकट्ठे चाहिए, ए और ई इकट्ठे चाहिए। डन, देखो अगर हम लोग बी और डी कहाँ पे, यहाँ पे, तो बी और डी इकट्ठे चाहिए, ए और ई हमें क्या चाहिए बच्चे, इकट्ठे। उसने साथ में ये बोला कि बच्चे यहाँ पे सी नहीं आ सकता। देखो अगर मैं रख के देखूं, अगर बच्चे मैं बोलूँ कि बी और डी यहाँ पे रख लो, रख सकते हैं, ई और ई, बिल्कुल ई और ई यहाँ पे रख सकते थे, ठीक। उसने देखो अगर मैं आपसे बोलूँ क्या लिखा गया, जो ए इज इमीडिएटली प्रोसीड विद नो ब्रेक इन बिटवीन, ए और ई के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, तो ये हमारे इकट्ठे हैं, ए और ई हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे ए और ई इकट्ठे रख सकते हैं, बिल्कुल। बचा हमारा कौन सा बचा बच्चे, एक बचा कौन, सी, तो ये तो बिल्कुल, ये तो आराम से फिट हो गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसमें तो कुछ भी नहीं बनाना पड़ा, आराम से मैंने फिट किया, बी और डी यहाँ पे रख लिया, ए और सी यहाँ पे, तो सारी कंडीशन हमारी क्या होगी बच्चे, बिल्कुल सही होगी। ये बताओ जरा इसमें कोई दिक्कत। डन, देखो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे आंसर ये बी है, ये डी है, ये ब्रेक है, ये सी है, ये ए है और ये तो कोई ठीक है। तो इसी पे बच्चे 5 क्वेश्चन पूछेंगे कि पहले वाला ड्रामा बताओ, दूसरे वाला ब्रेक कौन से आर में होगी, तो इसी पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डन, देखो क्या बोला गया, विच इज द ब्रेक आर, तो कौन आएगा, सी, तो जो हमारा 3rd घंटा है वो अपना ब्रेक है। तो सिंपल, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें तो कोई इशू नहीं। डन, पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक। तो बच्चे ऐसे ही इसके 5 क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा गया 81 to 85 कि भाई 81 के बाद क्या होगा, इसके बाद को क्या होगा, इस तरह से। तो 5 क्वेश्चन हैं, आराम से पढ़ लेंगे, जो भी आंसर देने इसी से देने हैं। डन, देखो क्या लिखा गया कि फर्स्ट ड्रामा बच्चे कौन सा होगा, तो फर्स्ट ड्रामा हमारा कौन सा था, ए ऑप्शन, ए अपना बी वाला, तो बी वाला सबसे पहले आया, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डन, तो ये 5 के 5 क्वेश्चन इसी पे थे। चलो जी आ जाओ जरा 86 पे, अब पढ़ो जरा बच्चे 86 में क्या लिखा गया, पढ़ो। द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट नंबर लिखा जाए, हाईएस्ट नंबर लिखा जाए तो किसकी बात होती है बच्चे, HCF की बात होती है। कहता ग्रेटेस्ट नंबर बताओ ऑन डिवाइडिंग, जिससे हम एक ऐसा नंबर जिसको हम 1657 से डिवाइड करें एंड 2037 के साथ डिवाइड करें। लो जी 2037 के साथ डिवाइड करें, लीव्स आर रिमाइंडर कितना 6 and 5, जो 6 and 5 रिमाइंडर बचाए। देखो बच्चे ये हमारा किसका क्वेश्चन है, HCF का क्वेश्चन है। HCF में बच्चे कुछ HCF का क्वेश्चन है, कुछ LCM पे। HCF के 3 केस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, तीनों में से ये हमारा एक केस है। या तो बच्चे ऐसा होगा सीधा HCF निकालना होगा, या बच्चे ऐसा होता है कि जिस केस में रिमाइंडर छोड़ा जाए, तो बच्चा उसमें क्या करना है, आप क्या करो, जो रिमाइंडर बचता है ना इसमें से माइनस करो, इसमें से क्या करो रिमाइंडर। देखो जब इससे डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर बचा, जब इससे डिवाइड किया तो, जब इसको डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचा, 5 रिमाइंडर बचा। तो बच्चे क्या करो, यहाँ पे 5 माइनस करो। देखो इसका क्या आएगा 1651, बच्चे इसका क्या आएगा अपना 2032, ठीक। इसमें तो कोई इशू नहीं। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का HCF निकालना है, इतनी सी। तो जब हम HCF पढ़ते हैं तो हम HCF के 3 केस पढ़ते हैं कि भाई एक फर्स्ट केस है, एक सेकंड केस है, बच्चे ऐसे ही थर्ड केस, तो ये हमारा थर्ड केस है, ठीक। अब बताओ बच्चे
HCF कैसे निकालते हैं? मान लो कोई आपसे पूछे कि 20 और 30 है, इसका HCF निकालो, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 2 × 10, क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते 3 × 10? जो कॉमन नंबर होता है वही हमारा क्या होता है बच्चे? HCF होता है। एक तो ये है। दूसरा बच्चे HCF कितना है? 10 आया। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 10। जो हमारा 10 होगा वही हमारा क्या होगा? HCF। या तो सीधा डिफरेंस होगा या फिर क्या होगा बच्चे? 10 का कोई भी मल्टीपल होगा। इसी में से आंसर मिलता है। देखो अब पढ़ो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों का डिफरेंस बताओ जरा, इन दोनों का डिफरेंस, देखो इनका डिफरेंस कितना आएगा? अगर मैं बच्चों बोलूं आपसे इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा अपना? 381। ठीक, देखो इनका डिफरेंस आया 381। अब या तो 381 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। ऑप्शन में देखो 381 दे रखा है। अगर मैं ऑप्शन देखूं, देखो बच्चे ऑप्शन में 381 कहीं नहीं दिया, बट यहाँ पे 127, 123 ऐसा कुछ दे रखा है। तो भाई 381 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 127 × 3, तो ये किसका मल्टीपल है? ये तो 127 का। क्या ऑप्शन में 127 नहीं दिख रहा? तो मैंने क्या बोला, या तो सीधा नंबर होगा या कोई ना कोई उन्हीं का मल्टीपल बनता है। तो 127 तो सीधा आंसर आया। दूसरा एक तो ये कर सकते थे। दूसरा बच्चे देखो क्या किया, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं? अगर हम लोग ये 6151 है, देखो इसको बच्चे क्या लिख सकते हैं? देखो हमने क्या लिखा, ये 615, इसको 13 इंटू देखो जरा, एक तो ये है। दूसरा अगर आपको टेबल अच्छे से आते हैं या आप इस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका डिफरेंस कितना आया था? 6151 आया था और इसका 32032। देखो बच्चे अब हमने क्या बोला, या तो मुझे याद हो कि इसको मैं देखो स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूँ? 13 × 127 लिख सकता हूँ, या मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ? इसको ब्रेक करके हमारे 8 × 16, तो इसको मैं ब्रेक करके 16 × 127 लिख सकता हूँ। 127 के साथ 127 कट गया, तो देखो बच्चे क्या बचा? 13:16। तो ये आगे क्या होगा? कट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब HCF कितना है? 127। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि या तो हम ये लिख सकते हैं, या क्या करो सीधा इसका डिफरेंस कर लो, या तो डिफरेंस ही मल्टीपल होगा, HCF होगा, या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा। इतनी सी बात है। तो ये हमारा आंसर है। डन, ठीक है। आ जाओ पढ़ो जरा बच्चे क्या लिखा गया आगे। क्वेश्चन नंबर 87, देखो 87 में क्या लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 8, बस 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बचे बच्चे। 87 में क्या लिखा गया? कहता ये बताओ बच्चे 3 से 4 में क्लॉक है हमारा, कब इकट्ठे होते हैं? जब सुइयां 3 से 4 बजते हैं ना। ये अगर मान लो ये हमारा क्लॉक है, ये 12 है, ये हमारा अगर बोलूँ 3 होगा और यहाँ पे 6 होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ बच्चे, ये हमारा क्लॉक बन गया, ये 3 4 5 6। क्वेश्चन है कि जब 3 से 4 बजते हैं ना, सुइयां कोइंसाइड मतलब इकट्ठे होना, ओवरलैप होना। 3 से 4 जब बजते हैं तो सुइयां दोनों मिनट हैंड एंड आवर हैंड कब इकट्ठी होती हैं? देखो बच्चे कभी भी कोइंसाइड का केस आएगा तो आपने सीधा ध्यान रखना है 60/11 और यहाँ पे क्या लिख दो? स्टार्ट टाइम। 60/11 और यहाँ पे क्या रहेगा? स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम मतलब 60/11। स्टार्ट टाइम बच्चे इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 180/11। तो इसको सॉल्व करके बच्चे क्या लिख सकते हैं? देखो ये होगा 16 4/11, तो ये 16 4/11, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसमें तो कोई इश्यू नहीं। डन, ठीक है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन किसका दिया गया? ब्लड रिलेशन का। बिल्कुल, तो पढ़ो जरा ब्लड रिलेशन में क्या लिखा गया। पढ़ो जरा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में है A इज ब्रदर ऑफ B। लो जी, A किसका ब्रदर है? B का। ये चीज लिख सकते हैं। आगे C इज फादर ऑफ A, जो C है वो फादर है किसका? A का। D इज ब्रदर ऑफ E, जो D है, अब हम देखो, अब हमें D नहीं पता, E नहीं पता, बट ये पता कि जो D है वो ब्रदर है किसका? E का। आगे E इज डॉटर ऑफ B, जो E है वो डॉटर है किसकी? डॉटर है E, डॉटर है किसकी? B की। आगे एक लाइन बची थी जो हमारी ये वाली कि D ब्रदर है किसका? E का। जो D है वो ब्रदर है किसका? E का। क्या निकालना है बच्चे? अब बट हु द अंकल ऑफ D, डी का अंकल कौन है? ये अगर मैं बोलूं बच्चे ये डी है, तो डी का अंकल कौन है? ये बताओ। डी का अंकल, ई ऑप्शन, ए ऑप्शन। ये देखो, अगर हम लोग ये तो आपस में ब्रदर सिस्टर है ना, ये तो इसका फादर होगा या मदर होगी, इसका जो ब्रदर होगा इसके लिए क्या लगेगा? अंकल। तो इसका डी का जो अंकल है वो कौन है? ए है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बी ऑप्शन। इसमें तो कोई इश्यू नहीं। डन, ठीक है जी। अब पढ़ो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक, तो अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा देखते हैं क्या आएगा। देखो जरा बच्चे क्या लिखा गया। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से आंसर बताओ। देखो कहता रनिंग एट कांस्टेंट रेट 6 आइडेंटिकल मशीन कैन प्रोड्यूस 270 बॉटल पर मिनट। देखो क्या क्वेश्चन है कि 6 बॉटल्स हैं। देखो मेरे पास बच्चे 6 क्या है? 6 मशीन्स हैं। लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास क्वेश्चन दिएगा कि 6 मशीन हैं, वो कितनी बॉटल प्रोड्यूस करती हैं? 270 बॉटल्स प्रोड्यूस करती हैं। कितने टाइम में? पर मिनट में, 1 मिनट में। लो जी,
6 मशीन 270 बॉटल प्रोड्यूस करनी है कितने में, 1 मिनट में। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा गया, सेम रेट के साथ हाउ मैनी बॉटल्स, कहता कितनी बॉटल बनेगी, कौन, हाउ मैनी बॉटल कुड मेक 10 मशीन। लो जी, 10 मशीन कितनी बॉटल प्रोड्यूस करेंगी, 10 मशीन कितनी बॉटल प्रोड्यूस करेंगी, अगर वो 4 मिनट चलती हैं तो 4 मिनट में कितनी बॉटल प्रोड्यूस होंगी, अब हमें ये बताना है, इसमें तो कोई इशू नहीं। तो क्वेश्चन बच्चे क्या बोला गया कि जो 6 मशीन है ना वो 270 बॉटल बना रही है 1 मिनट में, 1 मिनट में अगर 270 बॉटल बन रही हैं, 6 मशीन बना रही है, क्वेश्चन ये है कि 10 मशीन 4 मिनट में कितनी बॉटल बनाएंगी। अब ये बताओ जरा, आंसर 270 से ज्यादा होगा या कम होगा, ऑब्वियसली ज्यादा, क्यों कि भाई 6 मशीन 270 बॉटल बना रही है कितने में, 1 मिनट में, ऐसी 10 मशीन 4 मिनट में कितनी। देखो अब सोचो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, सिंपल बेसिक से करते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 मशीन 270 बॉटल बना रही है 1 मिनट में, तो मुझे बताओ जरा 1 मशीन कितनी बॉटल बनाएगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक मशीन कितनी, 270/6, तो ये कितना 45, तो इसका मतलब 45 बॉटल बनेगी पर मिनट में। इसका मतलब एक मशीन 45 बॉटल बनाती है पर मिनट में, इसमें तो कोई इश्यू नहीं, डन। आगे एक मशीन अगर 4500 बना रही है ना बॉटल्स, क्वेश्चन ये है कि भाई ये बताओ कि एक मशीन 1 मिनट में इतनी बना रही है तो 4 मिनट में कितनी बनाएगी। तो क्या मैं ऐसा नहीं, अगर एक मशीन 1 मिनट में इतना, तो एक मशीन 4 मिनट में कितना, तो 45 × 4 कर सकते हैं, तो कितना आएगा 180 बॉटल। इसका मतलब एक मशीन 4 मिनट में 180 बॉटल बनाएगी, इसमें कोई इश्यू नहीं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो 10 मशीन हैं, 10 मशीन कितना बनाएंगी। तो क्या करो बच्चे, इसको × 10, अगर एक मशीन 4 मिनट में इतनी बॉटल बना रही है तो 10 मशीन कितनी बनाएंगी, 180 × 10, कितना आंसर आएगा 1800। तो यही बच्चे हमारा आंसर है 1800, इसमें तो कोई इशू नहीं, डन। ठीक है, यही हमारा आंसर, देखो 1800, डन। आ जाओ, एक ये है। और क्या कर सकते हैं बच्चे, इसी क्वेश्चन में हम बच्चे ये भी लिख सकते थे ना, इसमें देखो एक ना फॉर्मूला होता है M1 D1 W1 H1 एफिशिएंसी 1, इस तरह से इज इक्वल टू M2 D2 H2 एफिशिएंसी 2 और W2। देखो जो भी दिया जाता है, इसमें क्या दिया गया, अगर क्वेश्चन की बात करें 6 मशीन्स हैं, नंबर ऑफ मशीन 6 मशीन, लो जी 6 मशीन इनटू 6 मशीन 1 मिनट पर 270 बॉटल पर 1 मिनट में, तो टाइम कितना बच्चे, H क्या होता है, नंबर ऑफ आवर्स 1 मिनट, देखो M होता है नंबर ऑफ मैन, D होता है डे, H होता है कितने, एटा एफिशिएंसी, W वर्क। अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 मशीन 270 बॉटल्स बना रही हैं, 270 बॉटल का क्या मतलब है बच्चे, 270, ये तो वर्क है ना, 270 क्या होगा, काम होगा। ऐसे ही क्वेश्चन ये दिया गया कि भाई क्वेश्चन ये है कि 10 मशीन, लो जी 10 मशीन इनटू 4 मिनट टाइम डिवाइड बाय x, तो कितना काम करेंगे। तो यहाँ से सीधा सीधा x निकालोगे कि वो भी 1800 ही आएगा। ठीक, इसका मतलब अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो हो जाएगा, वरना बेसिक तो हमने सीख ही लिया, तो बेसिक से करो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले की आराम से सॉल्व होगा, डन। बट हमें हर चीज क्या हो बच्चे पता होनी चाहिए। देखो जरा एक क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या लिखा गया, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा बच्चे, क्या लिखा गया लास्ट क्वेश्चन 90। देखो ये क्वेश्चन है एजिस का, देखो क्या लिखा गया, लास्ट क्वेश्चन है एजिस। कहता प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन, एक पर्सन है 2/5 ऑफ हिज मदर। लो जी एक पर्सन है और एक मदर है, ठीक। अगर मैं सिंपल लिखूं, कहता प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन इज 2/5 ऑफ द मदर एज। अगर मदर की एज x है ना, तो इस बंदे की बच्चे कितनी होगी, 2/5x होगी। सिंपल हम ये लिख सकते हैं बच्चे, अगर मैं इसकी रेशियो लिखूं तो ये 2x होगा और 5 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से जो रेशियो आएगी क्या आएगी, 2:5। इसका मतलब आज जो इनकी रेशियो है वो 2:5 है। एक तो ये दे रखी है, कहता आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद, लो जी 8 साल के बाद क्या होगा, कहता ही विल बी, जो मैन है वो हाफ हो जाएगा अपनी मदर का, जो मैन है 8 साल के बाद क्या हो जाएगा, हाफ। लो जी एक अपना ये सॉरी एक पर्सन है और जो हमारा हमने क्या लिखा, M मदर है, तो ये हमारी M मदर है, ठीक, एक हमारी मदर है। कहता भाई जो पर्सन है वो हाफ हो जाएगा अपनी माता का। अगर माता x होगी ना तो पर्सन कितना होगा, 1/2x होगा, आधे होगा, तो इसको क्या रेशियो लिख सकते हैं, 1:2। सिंपल बच्चे देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, रेशियो से करने हैं। देखो मैं क्या सिंपल ऐसा बोल सकता हूँ, सिंपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखो इसमें जो रेशियो है ना, मैन और इसकी रेशियो कितनी है, वो हमारे पास 2:5 है, ठीक। तो इतना सा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 8 साल के बाद रेशियो कितनी हो जाएगी, इसकी रेशियो 8 साल के बाद क्या हो जाएगी, 1:2 हो जाएगी। अब देखो समझो जरा क्या लिखा गया, एक पर्सन है, पहले 2 का था, अब कितना भाई 8 साल बाद क्या होगा, ज्यादा ही होगा। ऐसे सेम ये भी 8 साल,
अब बच्चे सेम सेम इंक्रीज हुआ तो गैप हमारा सेम आना चाहिए। गैप सेम पता कैसे करते हैं, इन दोनों, देखो बच्चे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चे 1। तो अब हम क्या करेंगे इस गैप को सेम करने के लिए ना, तो ये गैप क्या करना है सेम। देखो इन दोनों का गैप कितना आया 3 का, इन दोनों का गैप कितना आया बच्चे 1 का। तो सेम करने के लिए इसको क्या करो इंटू 3 करो। जब इसको किया तो इसको तो 1 नहीं किया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2:5, जो हमारा ये पेरेंट्स और मदर है, ये 2:5 है, और यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बच्चे ये 3 आएगा और ये कितना आएगा 6 आएगा। अब पढ़ो, पहले मैं 2 था अब 3 हो गया, पहले ये 5 था अब 6 हो गया, कितना पार्ट इंक्रीज होगा 2 से। देखो बच्चे 2 से ये कितना हो गया 3, ये 5 से 6, कितना पार्ट इंक्रीज हो गया 1 पार्ट। अब मुझे बताओ बच्चे 1 पार्ट इंक्रीज होने के लिए कितना टाइम लगा, 8 साल नहीं लगे। तो हम ये बोल सकते हैं जो 1 पार्ट है वो किसके इक्वल है 8 के। 8 अगर 8 साल लगे, 1 पार्ट अगर 8 है तो सारे को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर प्रेजेंट में मिल जाएगा, 8 साल के बाद वाला भी मिल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डन, ठीक। ये बताओ जरा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो मदर मतलब अगर एक पार्ट 8 है ना, तो हमें क्या बताना है 5, ये तो प्रेजेंट एज है और ये हमारी 8 साल बाद, तो हमें 5 पार्ट की वैल्यू बतानी है। 5 × 8 कितना होगा बच्चे 40, तो ये हमारा आंसर है 40 है। ये बताओ जरा, इसमें तो कोई इशू नहीं। तो इसका मतलब बच्चे हमें रेशो मेथड, अगर हमें रेशो मेथड आता है तो क्वेश्चन ये बहुत ईजी होंगे। अगर बेसिक से करना है बेसिक से भी हो जाएगा, बट रेशो बहुत ईजी है। रेशो लगाओ, उसके बाद आपको ये चीज आनी चाहिए, जो हमने ये चीज की है ना, जो हमने गैप सेम किया वो आपको आना चाहिए। गैप सेम करो, उसके बाद कंपेयर कर लो, बिल्कुल ठीक है। देखो ये हमने क्या, ये 2:5 था, ये 1:2 था, मैंने क्या किया ये गैप सेम होना, ये 8 साल है ये 8 साल, तो ये बच्चे गैप सेम होना चाहिए। इस गैप को सेम करने के लिए हम इन दोनों का गैप क्या करते हैं सेम। तो देखो इनका गैप 3 था 1 था, तो हमने इसको क्या किया 3 के साथ, जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 और 6, ये 2 से 3 1 पार्ट, ये 5 से 6 कितना 1 पार्ट। अब बताओ 2 से 6, 2 से 3 1 पार्ट, 5 से 6 1 पार्ट, तो 1 पार्ट को 8 साल लगे। उसने बोला कि मदर की एज, मतलब यही है ना प्रेजेंट 5, तो 5 की वैल्यू निकाली। अगर 1 पार्ट 8 है तो 5 कितना होगा 5 × 8 40, तो 40 ही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।